हाँ जी, जय हिंद एवरीवन, जय हिंद एवरीवन, जय हिंद कैरेट, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, हर हर महादेव। मेरी वॉइस वीडियो दोनों चीजें क्लियर है बेटा? एक बार प्लीज कंफर्म कर दो। इज माय वॉइस वीडियो बोथ आर क्लियर? जय हिंद एवरीवन, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, हर हर महादेव। मेरी वॉइस वीडियो दोनों चीजें क्लियर है कैरेट्स? एक बार कंफर्म कर दो। इज माय वॉइस वीडियो बोथ आर क्लियर? पूजा रिमझिम जय हिंद, केशव पंडित साहब जय हिंद, ओके, पूजा जय हिंद, वेब हाउस राजपूत जय हिंद, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, हर हर महादेव। इज माय वॉइस वीडियो बोथ आर क्लियर? हमारी आवाज आ रही है आपको सही तरीके से? हम दिखाई दे रहे हैं, हम सुनाई दे रहे हैं? इसमें वॉइस वीडियो बोथ आर क्लियर? हाँ जी, इसमें वॉइस वीडियो बोथ आर क्लियर? क्या दोनों चीजें क्लियर है? एक बार प्लीज कंफर्म कर दो। क्या मेरी आवाज क्लियरली आ रही है आपको? क्या मैं दिखाई दे रहा हूं? क्या मैं सुनाई दे रहा हूं? जय हिंद एवरीवन, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, हर हर महादेव। चलिए, वॉइस वीडियो क्लियर है बच्चा? स्टार्ट करें सेशन के बारे में बात करना। हाँ जी। ओके ग्रेट, बहुत बढ़िया। क्लियर है मेरी आवाज? मेरी आवाज आ रही है आप सभी को? मैं दिख रहा हूं, मैं क्लियरली दिख रहा हूं ना? चलो ठीक है, हमारी आवाज आ रही है आपको? चलो ठीक है। वॉइस वीडियो बोथ आर क्लियर कैरेट्स? चलो बहुत बढ़िया। वॉइस वॉइस क्लियर है हमारी, मेरी आवाज क्लियर है, मेरी वीडियो क्लियर है। फिर हम सेशन की शुरुआत करते हैं यार। और आज एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं, है ना? हम किसके बारे में बात करेंगे? वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द ग्रेट मराठा साम्राज्य के बारे में आज हम बात करने वाले। द ग्रेट मराठास के बारे में बात करेंगे आज हम बात करेंगे भारत माता के वीर सपूत छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में, है ना? तो उनके बारे में, उनके जीवन के बारे में बात करेंगे। क्या चीजें के कुछ पहलुओं के बारे में बताऊंगा कि छत्रपति शिवाजी महाराज को इतना इंपॉर्टेंट हम क्यों मानते। इतने सारे राजा महाराजा इस देश में हुए, पर कुछ ही राजा महाराजा महान क्यों मानते? छत्रपति शिवाजी महाराज, राणा सांगा, महाराणा प्रताप, छत्रपति संभाजी महाराज, इन्हीं को महान मानते। बाकी भी राजा महाराजा हैं, इनको महान क्यों नहीं माना जाता? तो उनके बारे में भी बात करेंगे, शिवाजी, छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में, है ना? तो चलिए स्टार्ट करें सेशन के बारे में बात करना। आज मराठास के बारे में बात करेंगे। थोड़ा डिटेल में जाऊंगा मैं, थोड़ा सा मैं डिटेल में ही समझाता हूं मराठा साम्राज्य के बारे में, तो याद रखना। और देखो क्या होता है मराठास के बारे में ना, जब भी मैं बताऊंगा दो तीन चीजें याद रखना बच्चा। पहली बात क्या याद रखना है? सब कुछ याद नहीं रखना। जो मैं बताऊंगा ना कि इस स्लाइड पे ये पॉइंट ध्यान रखना, उसको ध्यान रखना खाली, ठीक है? बिकॉज कंफ्यूजिंग ज्यादा होता है कि यार ये याद रखना, वो याद रखना। नहीं, मैंने जो बोल दिया ना कि इसको याद रखना, केवल इसको याद रखोगे तुम। समझ में आ गया? मैंने कहा कि बेटा ये चीज याद रखना, वही चीज याद रखिएगा। आई बात समझ में? क्लियर है? उसी को याद रखना, बहुत दिमाग मत लगाना आप। और देखो क्या है कि मैं लेना तो पूरा बहुत डिटेल में चाहता हूं, बट अपने पास लेक्चर एक ही मराठास के लिए। अदरवाइज आई विल मैं बहुत डिटेल में जाता, छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन के हर पहलू के बारे में बात करता, उनकी हर रणनीति के बारे में बात करता। पर स्ट्रिक्टली चूज कुछ चीजें ऐसी बेटा कि आप मुझे केवल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाना है, अनफॉर्चुनेटली यार। अपन मैं लूंगा किसी दिन, है ना? अपन टेलीग्राम पे या यूट्यूब पे डालूंगा उनके जीवन के पूरे बारे में। फिर भी जितना हो सकता है इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा मैं आपको। बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में, उनके स्ट्रैटेजी, उनका माइंडसेट, उनके परिवार के बारे में बात करेंगे। उनका जो माइंडसेट बचपन के अंदर था कैसा था, उसके बारे में बात करेंगे। बहुत सारी चीजें यार, बहुत ही सारी चीजें हम बात करेंगे। समर्थ गुरु रामदास जी के बारे में ना, बहुत सारी चीजें, बहुत चीजें। समर्थ गुरु रामदास जी हैं। छत्रपति संभाजी महाराज के जीवन के बारे में बहुत सारी बातें, जिससे आपको नहीं पता हो। आप जानते छत्रपति संभाजी महाराज को औरंगजेब अपने साथ ले गया था, इस बारे में जानते हैं आप? हाँ, लोग नहीं जानते। औरंगजेब मतलब मुगलों के साथ कुछ टाइम तक थे संभाजी महाराज। कुछ घटनाएं, तीन घटना ऐसी होती हैं, तीन घटना ऐसी थी जिससे संभाजी महाराज का दिल है ना बिल्कुल चेंज हो गया था कि ये मुगल्स अच्छे नहीं है। समझ में आ गया था उनको। तो बहुत सारी चीजें यार मैं ट्राई करूंगा बताने के लिए, है ना? चलिए स्टार्ट करें। चलो, पर उससे पहले हम बात कर रहे थे औरंगजेब के बारे में। औरंगजेब आलमगीर के बारे में थोड़ी सी हम बात कर ले। हाँ जी, बात कर रहे थे। औरंगजेब के रिलीजियस व्यू के बारे में बात कर ली थी हम लोगों ने। मुझे बताना, ये मुतसिब ये रिलीजियस व्यू के बारे में बात कर ली थी औरंगजेब के, कि औरंगजेब ने कैसे मंदिरों को तोड़ा था। कृष्ण जन्मभूमि बनारस के अंदर, याद आ गया? ये बता दिया था मैंने, ये तो हो गया था ना। औरंगजेब के बारे में सारी बातें हो गई थी। हाँ जी, ये हो गया। अबवाब टैक्स के बारे में बात कर ली थी हम लोगों ने, है ना? उसके अलावा मैंने बीबी के मकबरे के बारे में बात कर ली थी, याद आ गया? हाँ, ये हम लोगों ने बात करी थी। यहां तक हो गया था आई थिंक। औरंगजेब के बारे में बहुत सारी चीजें हमने बात कर ली थी, है ना? ये चीजें हो गई थी औरंगजेब के बारे में, यहां तक हो गई थी। हाँ जी, संडे एक्स्ट्रा लेक्चर मराठा एम्पायर के बारे में मैं ट्राई करता हूं भाई, मराठा एम्पायर के बारे में बात करना। देखो, पढ़ो, चीजों को बहुत अच्छे से पढ़ो। मैं मतलब मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूं। मैं अगर एक घंटे भी फ्री होना तो मैं किताबें पढ़ता हूं। आई लाइक टू लर्न। किताबें पढ़ना इन द सेंस कि मेरे पास ऐसे बहुत सारी बुक्स नहीं, मेरे पास डिजिटल बुक्स ज्यादा है। आपके पास टैबलेट होगा, टैबलेट नहीं तो फोन, इसमें किंडल ज्वाइन करना। किंडल पता है ना? किंडल क्या होता है? किंडर ज्वाइन नहीं बोल रहा हूं भाई, किंडल। किंडल में बहुत सारी फ्री बुक्स मिलती हैं, उसमें डालो छत्रपति शिवाजी महाराज, उनके जीवन के बारे में बहुत बेहतरीन किताब मिलेगी तुमको, बहुत बढ़िया। और हिंदी में मिल जाएगी। उसमें पूरा जीवन में कि शुरुआत का जीवन उनका, माता जीजाबाई का कैसा रहा,
आप नहीं जानते हो तो मैं बताऊं, माता जीजाबाई जो है ना, माँ जीजाबाई, वो गुफाओं में रही है कई समय तक। कितने समय तक माता जीजाबाई गुफाओं के अंदर रही है? सोचिए, अपने बच्चे को पालना, गुफाओं के अंदर रही है। मुगल्स पीछे पड़े उनके, मुगल्स के अलावा अहमदनगर, बीजापुर के लोग पीछे पड़े, बिकॉज ये माना जाता था कि अगर किसी एरिया पे कब्जा करना है ना, तो उस एरिया का जब तक सरदार उसको आप पकड़ नहीं लोगे, तब तक उस एरिया पे आपका कब्जा नहीं माना जाता है। तो माँ जीजाबाई ने इतनी मुश्किलें सही है जिनके बारे में लोगों को पता ही नहीं है। अरे मैं बोलता हूँ एनसीईआरटी के अंदर बताना चाहिए कि एक माँ अपने पुत्र के लिए क्या कर सकती है। आप देखो वास्तविकता, जो बलिदान के बारे में बात करते हैं, माता जीजाबाई सच में महान है, वो सच में महान है माँ जीजाबाई। आप पढ़िएगा उनके बारे में, बहुत अच्छे से पढ़ो। दादा कोंडदेव के बारे में ना बात करेंगे, रामदास जी के बारे में बात करेंगे, जो छत्रपति शिवाजी महाराज को दिशा दिखाते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज का माइंडसेट के बारे में बात करेंगे, तो बहुत सारी चीजें यहां पर थी, है ना। चलिए, अववाब टैक्स नहीं बताया कि मैंने। देखो अववाब टैक्स क्या होता है मैं बताऊं, ये जबरदस्ती का टैक्स है, ये एक्सटॉर्शन है। एक्सटॉर्शन समझते हो? एक्सटॉर्शन का मतलब क्या होता है कि मान लो मेरा टैक्स है 100 रुपए, औरंगजेब बोलेगा नहीं 150 दे, 50 रुपए एक्स्ट्रा चाहिए मुझे, भले ही 100 रुपए बनता है पर 50 रुपए एक्स्ट्रा, ये एक्स्ट्रा टैक्स होता है जो इनलीगल है। जी हाँ, ये एक्स्ट्रा लिया जाता है, इसको अववाब बोलते हैं। जब राजा को जब मर्जी करेगी तभी टैक्स ले लेगा आपसे, ये चीजें यहां पर है ना, तो याद रखिएगा। ओम भाई साहब, ओम का जन्मदिन है भैया, ओम को बधाई दे दो। ओम जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई आपको। महादेव करे कि तुम सबसे पहले एनडीए ज्वाइन करो, या बहुत जल्दी एनडीए ज्वाइन करो। हाँ जी जयेश, मुझे आती है ना। चलिए आगे बात करें, चलिए अब स्टार्ट करें। औरंगजेब के बारे में हमने बात कर ली थी। औरंगजेब के समय की घटना बताता हूं मैं, बड़ी खतरनाक घटना है। एक इंसिडेंट है गज ए सवाई। किसी ने इस इंसिडेंट के बारे में सुना है? बहुत इंटरेस्टिंग घटना है, बड़ी इंटरेस्टिंग सी घटना है, गज ए सवाई इंसिडेंट। इसके बाद है ना, औरंगजेब अंग्रेजों से नाराज हो गया था। अंग्रेजों ने लिटरली माफी मांगी थी इसके पांव में गिर के। गज ए सवाई इंसिडेंट, इस इंसिडेंट के बारे में आप जानते, 1695 के अंदर इंसिडेंट हुआ था। देखो क्या होता है, बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूं। मुगल्स के पास बेइंतहा पैसा है, बहुत पैसा है मुगल्स के पास, इतना जितना तुम सोच भी नहीं सकते। और औरंगजेब के पास तो बहुत पैसा है यहां पर। औरंगजेब के पास, औरंगजेब का एक जहाज है, औरंगजेब का जहाज है, और ये जहाज सोने से लदा हुआ होता है हमेशा। ये जहाज सोने से लदा है। इसकी सुरक्षा के लिए 400-500 सिपाही इस जहाज के ऊपर रहते हैं। इस जहाज का नाम है गज ए सवाई। अब क्या होता है कि एक समुद्री लुटेरा है, उसका नाम है हेनरी एवरी। ये दुनिया का सबसे बड़ा समुद्री लुटेरा माना जाता है। हाँ जी, पायरेट्स ऑफ कैरेबियन वाला हेनरी एवरी। अब ये जो आदमी है ना, ये हेनरी एवरी क्या करेगा, ये औरंगजेब के इस पूरे जहाज को लूट लेगा। औरंगजेब के पूरे जहाज को लूट लिया इस आदमी ने। 3 दिन में लूटा इसने, 3 दिन के अंदर पूरे जहाज को लूट लिया इस आदमी ने। लोग बोलते 1 दिन में लूटा, नहीं, 3 दिन लग गए, पूरे जहाज को लूट लिया औरंगजेब के। अब गल्फ ऑफ अरब के अंदर ही था, अरेबियन सी के अंदर ये चीजें थी। औरंगजेब का पूरा जहाज लूट लिया जाता है, और ये कहा जाता है कि जहाज लूटने में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इनकी मदद करी। तो कितना पैसा मिला इस जहाज से पता है तुमको? आज के अमाउंट में 200 अरब रुपए। कितना? 200 अरब रुपए आज के अमाउंट के अंदर मिले। इस जहाज से इतना पैसा लूट लिया। इंटरेस्टिंग बात बताओ, ये खजाना आज भी कहीं गड़ा हुआ है, किसी को नहीं पता कहां है। नो वन नोस, मुगलों का खजाना, वास्तविक खजाना मुगलों का है, नहीं पता किसी को कहां पर गड़ा है। और इसके बारे में अगर कहीं जानकारी है तो भाई मेरे को बता देना, अपन निकल जाएंगे इस खजाने को ढूंढने। पैसे के लिए नहीं, एडवेंचर के लिए, ठीक है। पैसा तो सेकेंडरी होता है, एडवेंचर इज मस्ट। 200 अरब रुपए, और ये पता ही नहीं कौन ले गया। और ये पैसा खर्चा नहीं हुआ, ये जानकारी, पैसा खर्चा नहीं किया इन लोगों ने। और पैसा नहीं, सोना है, ये प्योर गोल्ड के सिक्के हैं, प्योर गोल्ड था इसमें, प्योर गोल्ड, सोना है, प्योर गोल्ड के अंदर ये चीजें। पता नहीं कहां गया भाई, पता नहीं कहां गया। मिल जाए तो बता देना, ठीक है। तो ये इसके बाद ना, इसके बाद औरंगजेब बड़ा गुस्सा था, अंग्रेजों को भगा दिया था उसने। अंग्रेजों ने पांव पड़े, फिर व्यापार करने दिया। उसने बोला कि अरे यूरोप का आदमी है ना, बोले तुम्हारा ही है गोरा, इसने पैसा मेरा लूट लिया। तो देखो, दुनिया का सबसे बड़ा पायरेट माना जाता है आज तक का, सबसे बड़ा पायरेट है यूरोप का। आई बात समझ में? क्लियर हो गया? हाँ जी, साथ में चलोगे? अरे जहाज पे चलना मुश्किल है भाई लोगों, है ना। जहाज पे चलना बाइक पे चलना जैसा नहीं। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है पांव कांपते हुए, बड़े होशियार बनते थे, नए नए कैरेट्स थे। एक बार एक नया कैरेट आया, वॉज फ्रॉम दी, बताऊंगा नहीं, फिर बोलोगे सर वहां से, फिर भी ऐसी बात। बॉडी बहुत तगड़ी थी उसकी, बहुत बेहतरीन बॉडी, मतलब कहते हैं ना कि मस्कुलर आदमी, बिल्कुल 6.5 फीट हाइट, मस्कुलर आदमी कैरेट था। बस कैरेट बहुत मस्कुलर आदमी था। पहली बार जहाज पे चढ़ा जिंदगी में, पहली बार उसने समुद्र देखा होगा। शुरुआत में बोला नहीं, आई डोंट केयर सर, मुझे डर नहीं लगता। मैंने अच्छा ठीक है, डर नहीं लगता, कोई कौन बात नहीं, आओ अभी समझ में आएगा तुमको। विद इन 1 डे, एक दिन के अंदर ही वॉज क्राइंग इन हिज रूम कि साहब मेरे को घर जाना है,
सर मेरे को घर भेज दो, मम्मी की याद आ रही, मैं नहीं रह सकता समुद्र के अंदर। सी आर वेरी डेंजरस, समुद्र बहुत डरावने होते हैं। तुमको जितना दिन में समुद्र अच्छा लगता है ना देख के, रात में तुम डर जाओगे समुद्र देख के। पूरा काला पानी है वो, जहाज ऐसा जाता है, कैसा, ये ऐसा लगता है कि बस डूब रहा है, जहाज यूं जाएगा यूं, और फिर वो ऐसे ऊपर आता है, ऐसे ऊपर आता है। आप पता है समुद्र में जब जहाज पे खड़े होते हैं ना, आप सीधे नहीं खड़े रह सकते, आपको दोनों पांव चौड़ा करके खड़े होना पड़ता है, गिर जाओगे ना, नहीं तो अपने आप को बांध के सोना पड़ता है। लोगों को लगता है सी लाइफ इज इजी, नो इट्स नॉट इजी, मेंटली बहुत मुश्किल होता है। तुम्हारे पास फोन नहीं है वहां पे, यू डोंट हैव फोन, फोन वो नहीं है तुम्हारे पास, फोन का मम्मी को थोड़ी कॉल कर सकते, समुद्र में टावर थोड़ी लगे, फोन वोन कुछ नहीं है भैया, गर्लफ्रेंड की याद आ रही, कुछ नहीं, बैठे रहो, कोई कुछ नहीं, पता ही नहीं लगता कुछ हो जाए तो। सी लाइफ इज वेरी 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 अनकंफर्टेबल, बहुत मुश्किल होती है सी लाइफ, सी लाइफ बहुत डिफिकल्ट होती है ना। तो भाई साहब है तो वही चीज याद रखना कि तुम चलोगे मेरे साथ, पर देख लेना अपना दिल दिमाग मजबूत रखना। तुम अगर बहुत सोशल हो, बहुत तुमको लोगों से बात करने में मजा आता है, देन सी लाइफ इज नॉट मेड फॉर यू, बिकॉज वहां पर तुम शायद 3-3 4-4 महीने किसी से बात भी नहीं कर पाओगे। और अगर तुम मम्मी पापा के बहुत लाडले हो तो भी भूल जाओ, बिकॉज वहां पर बहुत अकेला अलग तरह का आदमी चाहिए। जहाज की जिंदगी बड़ी अलग है, पानी में कोई रूल नहीं होते, सी हैज नो रूल्स। बहुत सारी चीजें हैं, कभी समझाऊंगा, चलो ठीक है। हाँ अब देखो मुगल्स के कुछ चीजें मैंने बता दी, वैसे फिर भी एक बार रिवाइज कर लेना। वजीर, फाइनेंस मिनिस्टर, पीएम को वजीर बोलेंगे। मीर बख्श कौन है, मिलिट्री का हेड, याद रखना। मीर समन याद आ गया ना, हाँ भाई पर्सनल सेक्रेटरी अकबर का मीर समन। काजी, चीफ जस्टिस, हाँ जी काजी कहा जाएगा। सदर सदर काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि रिलीजियस अधिकारी होते हैं, जो डोनेशन होता है साहब उसको मंदिर मस्जिद रिपेयर करवाना, उसके लिए उसके हेड होते थे। वकवा नवीस करस्पॉन्डेंट, और बदरी साहब के स्पाइस होते थे। सारी चीजें हमने पढ़ ली ऑलरेडी, भाई मैंने रिपीट करवा दिया। और इनका एरिया कैसे डिवाइड होता था, देखो मुगल्स के टाइम पर जो प्रोविंस उसको बोला जाएगा सूबा, इस सूबे का सिपह सालार तुम हो, है ना। सूबा, सूबा मतलब प्रोविंस है पूरा। सूबे का हेड है आपका सूबेदार, याद रखना सूबे का हेड होता है सूबेदार, ओके। और उसके बाद सूबे से छोटा डिस्ट्रिक्ट का हेड होता है, डिस्ट्रिक्ट को बोला जाएगा सरकार, सरकार का हेड होता है फौजदार। सरकार से छोटी, डिस्ट्रिक्ट से छोटी तहसील, तहसील को बोला जाएगा परगना, परगना है का हेड शिकेदार। और लास्ट में विलेज का हेड होगा आपका मुकद्दम, और मुकद्दम के अलावा जो रेवेन्यू हेड होता है, फाइनेंशियल हेड विलेज का, उसको बोला जाता है पटवारी। पटवारी आज भी मिलते हैं आपको, इतना याद मत रखना, एटलीस्ट बस ये याद रख लीजिएगा। अब एक सवाल पूछता हूं मैं आपसे, औरंगजेब के बाद मुगल्स खत्म हो जाते हैं, वाई, रीजन क्या है? डिक्लाइन, सवाल का जवाब मुझे दीजिएगा। औरंगजेब के बाद आप देखते हैं कि मुगल जो है, औरंगजेब के बाद मुगल्स खत्म हो गए, मतलब मुगल सर्वाइव नहीं कर पाए। क्या रीजन है बच्चा? ऐसा क्या हो गया? आफ्टर द औरंगजेब 27 साल औरंगजेब दक्कन में, आखिरी सांस दक्कन में ले रहा है, अहमदनगर के अंदर लेता है आखिरी सांस वो, और मृत्यु औरंगजेब की सही तरीके से नहीं हुई है, बहुत मतलब बहुत शरीर से बहुत कमजोर हो चुका था। रीजन वॉज वाई मुगल्स खत्म हो गए, मतलब लिटरली खत्म हो गए मुगल्स। क्या रीजन रहा? क्या रीजन रहा? मुगल्स खत्म हो गए, क्या रीजन रहा? बताओ मुझे। नॉट गुड रूल्स, बिल्कुल सही बात है। देखो सबसे पहली बात तो कि जो उसके बाद के रूलर्स थे उनको राज करते नहीं आता है। जैसे अकबर सेकंड बनेगा, अकबर बनेगा, अकबर सेकंड, ये लोग जो बनते हैं आगे अगर बात की जाए, दे आर नॉट द गुड रूलर्स, ये अच्छे अधिकारी नहीं है, इनको राज करते नहीं आता। सीधी सी बात, ये औरंगजेब की तरह कह सकते हैं कि एक तो बहुत ईमानदार भी नहीं है, दूसरी बात उनके पास ज्यादा पावर है ही नहीं, मतलब दे आर नॉट दैट मच पावरफुल। दूसरी बात फाइनेंशियल इश्यूज ज्यादा हो चुके हैं, मुगल्स का खजाना खाली है, दे डोंट हैव मनी, पैसा वैसा नहीं है भैया इनके पास। 27 साल आप दक्कन के अंदर लड़ रहे हैं, किससे लड़ रहे हैं? मराठा से आप लड़ रहे हैं 27 साल। 27 साल आप लड़ रहे हैं तो आपके पास पैसा बचेगा क्या? वॉर ने इनका खजाना खाली कर दिया भाई, कुछ नहीं बचा, दे हैव नथिंग, इनके पास कुछ भी नहीं, दे लेक ऑफ पावर। आप बोल रहे हो इनके पास कुछ बचा ही नहीं, फाइनेंशियल इनके खत्म हो चुके हैं। फाइनेंस खत्म हो गया तो आप किसी को भी राजा बना दो, उनके पास कुछ चीजें हो नहीं पाएगी। नंबर थर्ड विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन, दैट इज द मराठास। मराठास ने इनकी हालत खराब करके रखी। मराठास जो है, मराठास के हारो हाथ हो, ये बहुत बार मार खाते, मार खाते इन द सेंस क्या हो रहा है, हर वॉर में हार जा रहे हैं। वॉर्स इतने हो चुके कि मराठास को पता है कि इनकी कमी क्या है, ये कहां पर गिरते हैं, कहां पर टूटते हैं। तो मराठा वॉज ऑल्सो मेजर रीजन, याद रखना मराठास और ज्यादा मेजर रीजन यहां पर माना जाता है। एक रीजन यहां पर और आता है मुगल्स के बारे में कि आप देखेंगे कि औरंगजेब के जाने के बाद करप्शन बहुत बढ़ चुका है, आपस में करप्शन ज्यादा करते हैं।
सुनिएगा, आपस में करप्शन हो रहा है कि यार मुगल्स, अब मुगल्स ने क्या बोला, देखो औरंगजेब की तो मृत्यु यहां पर होगी, औरंगजेब आलमगीर के बाद अब कोई बचा नहीं, अब कोई बचा नहीं तो डरे किससे? औरंगजेब का डर सबको, औरंगजेब के बारे में कि यार इसने अपने खानदान को खत्म कर दिया इस आदमी ने, तो ये रहम करने वाला तो नहीं है हमारे ऊपर भी। ये डर औरंगजेब का था मुगल्स के अंदर। औरंगजेब के जाने के बाद ये डर खत्म हो जाता है कि यार औरंगजेब तो अब चला गया, उसके बाद औरंगजेब के जो बेटे हैं वो तो नाकारा निकम्मे, इनसे कुछ काम तो होना नहीं। तो जब कुछ काम दाम इनसे होना नहीं तो सीधी बात है अपन बढ़िया करप्शन करो, पैसा कमाओ और ये चीज करो। दैट इज द रीजन कहा जाता है कि आपका एक लीडर जो है ना वो स्ट्रांग होना बड़ा जरूरी है। अगर कमजोर लीडर है तो आप बहुत ज्यादा टाइम तक सर्वाइव नहीं कर सकते। देखा आपने, लीडर स्ट्रांग चाहिए। फॉर एग्जाम्पल की बात करें, रशिया, रशिया का लीडर स्ट्रांग है पुतिन, बहुत लंबे टाइम से वॉर लड़ रहे हैं, कठिनाइयां भी आई है, बट देखो उनके लोग उन पर भरोसा करते हैं बिकॉज लीडर उनका स्ट्रांग है। पाकिस्तान के लोग पाकिस्तान में भरोसा नहीं कर रहे, पाकिस्तान के लीडर कौन है अपने को अभी पता भी नहीं, आर्मी चला रही है, कौन चला रहा है। यूक्रेन के साथ सेम चीज हो रही है, जेलेंस्की के बारे में बात की जाए, दैट इज अ थिंग। फ्रांस के साथ भी सेम होता है। तो लीडर होना, स्ट्रांग होना जरूरी होता है। दैट्स व्हाई मैं, इसलिए मैं तुमको बोलता हूं, फौज में जब तुम लीडर बनोगे तो तुमको स्ट्रांग बनना पड़ेगा, यू हैव टू बी स्ट्रांग। तभी तुम्हारी यूनिट, तुम्हारे साथी, तुम्हारे सोल्जर्स तुम्हारे ऊपर भरोसा करते हैं। अदरवाइज बोलेंगे यार साहब तो रैंक लगी है पर साहब के अंदर जिगरा नहीं है। ये मैंने चीजें सुनी है, लिटरली मजाक नहीं कर रहा हूं। क्या बोलते साहब? बोले रैंक तो है, डबल स्टार तो लगा क्या है साहब, पर साहब के अंदर जिगरा नहीं है। वो चीजें मैटर करती है। तो लीडर के तौर पे आपको बहुत स्ट्रांग बनना पड़ेगा। ये बात समझ में क्लियर हो गया? क्लियर हो गया बच्चा? बांग्लादेश का तो क्या ही लीडर है, वो बेकार लोग हैं वो तो। बांग्लादेश एहसान फरामोश है। बांग्लादेश एज अ नेशन दे हैव अशेम्ड ऑन देमसेल्फ। अपने आप पे इनको शर्म करनी चाहिए। देश के तौर पे अपने आप पे शर्म करो कि भारत की वजह से तुम आजाद बैठे हो। एहसान फरामोश देश है बांग्लादेश। एहसान किया अपन ने उनपे 1971 के वॉर में। सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल जी, हाई बात की, हाई की नहीं समझ में, उनको अमन ने खो दिया था, इनके लिए खोया, और ये लोग आज एहसान फरामोशी कर रहे हैं। उस दीवार को तोड़ दिया इन लोगों ने, पता है आपको? उस दीवार को तोड़ चुका बांग्लादेश, जहां पर हमारे फौजियों के पिक्चर्स थे, तोड़ चुके हैं वो। तो ये चीज याद रखिएगा कि मदद किसकी कर रहे हो ना, ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि नहीं? सही बात है, क्लियर है, सही बात है। आगे बढ़े। देखो प्रॉब्लम ये है कि यार बहुत प्रॉब्लम ज्यादा है। सी, हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या होता है ना, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि नेबर्स के साथ रिलेशन हमारे अच्छे रहे। हमारी तरफ एक तरफ है टुकड़ा, उसके साथ रिलेशन हमारे खराब है। एक तरफ है श्रीलंका, रिलेशन बहुत अच्छे उससे नहीं है। एक तरफ हमारा है बांग्लादेश, उससे रिलेशन हमारे भी सही नहीं चल रहे। तो आसपास से, चाइना के साथ हम जानते हैं क्या स्थिति चल रही, तो आसपास जो नेशन है ना, हमारे रिलेशन बहुत अच्छे हैं नहीं। पड़ोसी बड़े खराब मिले हमको। और इंसान के लिए सबसे ज्यादा मुश्किल तब हो जाती है जब पड़ोसी उसके खराब होते हैं। किसी कंट्री का डेवलपमेंट रुक जाता है यार, बिकॉज आप पड़ोसियों से लड़ते ही रहोगे, आपका पैसा पड़ोसी को समझाने में लग जाएगा कि यार तू लड़ाई मत कर, ये मत कर। दैट इज रीजन। क्लियर है? आगे बढ़े। हाँ जी, आगे बढ़े, अब स्टार्ट करें। यहां तक क्लियर हो गया, समझ में आ गया? यहां तक क्लियर हो गया? टुकड़ा ही है वो भी, हाँ चलिए टुकड़ा ही है। नेबर्स को दोस्त बनाना जरूरी है, हाँ जी, याद स्ट्रेटेजिकली अगर मैं बताऊं तो नेबर्स आपके दोस्त होना जरूरी है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम, स्टार्ट करें, शुरू करें, चलिए स्टार्ट करना शुरू करते हैं। अब हम बात करेंगे मराठा एम्पायर के बारे में, द ग्रेट मराठास के बारे में बात करते हैं। द ग्रेट मराठास, मराठा वास्तविकता के अंदर कौन है, पहले इनके बारे में जानेंगे। छत्रपति शिवाजी महाराज के दादाजी से मैं शुरुआत करने वाला हूं। देखो मैं थोड़ा डिटेल में जाऊंगा, शुरुआत में क्लियरली बता दूं, थोड़ा सा डिटेल में जाऊंगा मैं। छत्रपति शिवाजी महाराज के दादाजी के बारे में बात करेंगे, दादाजी के बाद उनके पिताजी के बारे में बात करेंगे, फिर हम शिवाजी महाराज के ऊपर आएंगे। आई बात समझ में? तो हम सबके बारे में बात करने वाले। दैट इज रियली इंपॉर्टेंट, समझना जरूरी, बिकॉज सवाल यहां से आ जाते हैं। अब देखिए, ये आप जो मैप देख रहे हैं मेरे सामने, ये आप दिख रहे हैं, दैट इज द मुगल एम्पायर। कितना बड़ा मुगल एम्पायर है, आगरा इनके पास है साहब, इनके पास दे हैव द दिल्ली। पर आप देखते हैं मुगल एम्पायर से जैसे आप नीचे आते हैं, साउथ के अंदर आप जाते हैं, इस महाराष्ट्र वाले एरिया में, तो आपको छोटी छोटी डायनेस्टीज देखने को मिल जाएगी। बहुत छोटी छोटी डायनेस्टीज है, आप देखो, जैसे कि अहमदनगर दिख रहा है, बरार, गोलाकुंडा, बीजापुर, ये दिख रहा है, छोटी छोटी डायनेस्टीज हैं, छोटी छोटी रियासतें हैं। और डायनेस्टीज सल्तनत एरा से अलग होना शुरू हो गई थी। आपको याद है हमने बात करी थी बहमनीस के बारे में, बहमनीस बनते सब बहमनी से अलग होकर ये छोटी छोटी डायनेस्टीज बनना शुरू हो जाती। तो आपको याद ही, ये सब याद नहीं रखना, केवल याद रखना। जैसे एग्जांपल की बात की जाए, आदिल शाही डायनेस्टी है बीजापुर के अंदर, जी हां, बीजापुर की डायनेस्टी को आदिल शाही कहा जाता है। निजाम शाही है अहमदनगर के अंदर,
कि अहमदनगर की डायनेस्टी को निजाम शाही कहा जाता है, इमाद शाही आपकी बरार के अंदर, उसके बाद कुतुब शाही आपकी गोलाकुंडा के अंदर, और बरीद शाही यहां पर है आपकी बीदर के अंदर। आप देखो सारी मुस्लिम डायनेस्टीज है। समय के साथ ये डायनेस्टीज धीरे धीरे डिवाइड होना शुरू होती है। अब समस्या क्या होती है, अब साहब इनकी लड़ाई आपस में भी बहुत ज्यादा है। एक तो मुगल से भी इनको डर है, मुगल्स भी इन पे हमला करते हैं। मुगल चाहते कि बरार हम जीत जाए, अहमदनगर हम जीत जाए, बिकॉज ये बड़े इंपॉर्टेंट एरिया से, बीदर हम, गोराकुंडा हम जीत जाए। और इनकी आपस में भी लड़ाई होती है, आपस में भी लड़ रहे हैं साहब, इस पूरे एरिया के अंदर लड़ाई मची हुई है। ये आपस में लड़ रहे हैं साहब, आपस में लड़ने के साथ साथ ये मुगल से भी लड़ रहे हैं। अब इस एरिया में जो रहने वाले लोग हैं, आप बताओ ये एरिया कौन सी स्टेट का है? आप देखो इतना इतना एरिया कौन सी स्टेट का ज्यादा है? दैट इज द महाराष्ट्र। ये महाराष्ट्र है महाराष्ट्र, ये से महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र का एरिया है जी, महाराष्ट्र का एरिया है। अब सीधी सी बात है, आप इस एरिया में, आप देखो इस एरिया में रहने वाले जो किसान है, जो सामान्य किसान है, क्या ये शांति से अपना जीवन व्यतीत कर पाएंगे? लड़ाई का माहौल चल रहा है, कभी अहमदनगर, बीजापुर, गोलाकुंडा, बरार, ये आपस में लड़ते रहते हैं। इस माहौल के अंदर आप सोचिएगा, क्या वहां के जो किसान है, जो इस महाराष्ट्र वाले एरिया के अंदर रहते हैं, क्या शांति से अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं? इज इट पॉसिबल फॉर देम कि शांति से साहब अपना काम करे, जीवन व्यतीत करे? इज इट पॉसिबल? कोई बताएगा मुझे? हाँ जी बताइए। आपको सोचिए ना, हो सकता है? नहीं हो सकता है, पॉसिबल नहीं। बिकॉज जब ये आपस में लड़ाइयां लड़ रहे हैं ना, तो इन किसानों को मारा जा रहा है, अत्याचार किसान पे किए जाते हैं। किसान परेशान है, क्या बोले, हमको मारते हैं लोग। तो अहमदनगर के राजा आएंगे, हमको मारेंगे, हमारे ऊपर टैक्स लगाएंगे। फिर गोलाकुंडा वाले आ जाएंगे, हमको फिर मारेंगे, हमारे ऊपर टैक्स लगाएंगे। हमको मजबूत बनना पड़ेगा। वी ऑल हैव टू बिकम अ वॉरियर। हमको वॉरियर बनना पड़ेगा। अब यहीं से इन्होंने अपनी ट्रेनिंग करना शुरू करी, इन्होंने अपने आप को वॉरियर्स में ढालना शुरू करा। दे बिकेम द गुड वॉरियर, अच्छे वॉरियर बने, बिकॉज शरीर में बल काफी ज्यादा है, दिमाग से भी काफी तेज यहां पर लोग हैं। तो अपने आप को अच्छे वॉरियर में धीरे धीरे कन्वर्ट करना इन्होंने शुरू करा। और इस एरिया के जो महाराष्ट्र वाला जो है, ऐसे कई सारे जो ट्राइब्स थे, ट्राइब तो नहीं कह सकते, बट कई सारे लोग या कई सारे ट्राइब्स अगर मैं कहूं, तो इन्होंने अपने आप को वॉरियर क्लेन में कन्वर्ट कर लिया कि साहब हम वी आर दी वॉरियर्स। जब ये लोग वॉरियर बने, तो वॉरियर बनने के बाद इन्होंने क्या करा, इन राजाओं के दरबार में, जैसे अहमदनगर हो गया, बीजापुर हो गया, गोलाकुंडा हो गया, यहां पर जाके इनकी सेनाओं में भर्ती होना शुरू कर दिया इन्होंने। कुछ लोग अहमदनगर की सेना में भर्ती हो गए साहब, कुछ लोग बीजापुर की सेना में भर्ती हो गए, कुछ लोग गोलाकुंडा की सेना में भर्ती हो गए, कुछ लोग बरार की सेना में भर्ती हो गए। बिकॉज यहां के राजाओं को भी तो अच्छे सोल्जर्स की जरूरत है साहब, भर्ती हो गए यहां पर। अब एज अ वॉरियर इन्होंने यहां पर अपनी सेवाएं देना शुरू करा। अब हुआ ये कि साहब कि ये इतने बेहतरीन वॉरियर्स हैं, इतने बढ़िया वॉरियर्स हैं, सुनिएगा इस बात को ध्यान से सुनना, इतने बढ़िया वॉरियर्स हैं कि इनके जो खुद के वॉरियर्स थे ना, बरार के, अहमदनगर के वॉरियर्स, इनको इन्होंने बड़ी आसानी से पीछे कर दिया। अब केवल मराठा वॉरियर्स का बोलबाला पूरे महाराष्ट्र के अंदर चल रहा है। और धीरे धीरे जो मराठा वॉरियर्स हैं, ये इतने इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इतने बड़े हो जाते हैं, इतने इंपॉर्टेंट पद पे पहुंच जाते हैं, आप देखेंगे दे बिकेम दी किंग मेकर्स। जी हां, ये किंग मेकर्स बन जाएंगे। मतलब राजा अगला कौन बनेगा डिसाइड मराठा वॉरियर्स कर रहे हैं। कई सारे मराठा चीफ्स इतने इंपॉर्टेंट हो जाएंगे कि डिसाइड ये करते कि अगला राजा, अगला सम्राट कौन बनेगा। आप सोचो समय लगा इस चीज के अंदर, बट ये इतने पावरफुल हो जाते हैं। तो मराठास की वॉरियर स्किल इस टाइम पर बहुत बेहतरीन हो चुकी है। और मेजरली मराठा सर्व कहां पर करते हैं? ये सर्व करते हैं दो जगह पर, एक है आपके अहमदनगर और दूसरा है आपका बीजापुर। ये चीज याद रखिएगा, यहां पर सबसे ज्यादा मराठा वॉरियर सर्व करते हैं। आई बात समझ में? क्लियर हो गया? समझ में आ गया कि मराठास कौन थे? देवर दी फार्मर्स, पीजेंट्स थे साहब। उसके बाद इस एरिया से पीजेंट्स थे, बट इन्होंने क्लियरली क्या करा साहब कि अपने आप के अंदर मिलिट्री स्किल डेवलप करी। और धीरे धीरे यहां पर इतने इंपॉर्टेंट हो जाते कि अगला राजा कौन बनेगा ये मराठास डिसाइड करते हैं। यहां तक क्लियर हो गया? और कई सारे क्लेन्स मराठास के यहां पर स्टैब्लिश हो चुके हैं, और ये सारे क्लेन्स बहुत अच्छे वॉरियर है, बहुत बढ़िया वॉरियर स्किल इनके अंदर। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? यहां तक क्लियर हो गया बच्चा? समझ में आ गया? नोट क्या करना है बताऊंगा मैं, अभी कुछ नोट नहीं करना है। जब नोट करने वाला आएगा तो मैं बता दूंगा कि साहब यहां से नोट करना। अभी केवल ध्यान दो, अभी केवल ध्यान देना है, ठीक है बच्चा? ओके। क्लियर है? फोन में रिकॉर्डेड लेक्चर्स नहीं चल रहे बेटा, एक बार महक लॉग आउट करके लॉग इन कर लेना बेटा, हो जाएगा। बेटा विजयनगर तो डिस्ट्रॉय हो गया था ना? हाँ जी, विजयनगर फिर छोटे छोटे पॉइंट्स में डिवाइड हो गया विजयनगर। अब विजयनगर रहा नहीं, हरिहर बुक्का के बाद राक्षसी तंगड़ी का युद्ध मैंने बात करी थी ना, डिवाइड हो गया विजयनगर। यही चीजें तो होती है।
ये देखो विजयनगर अभी भी ऐसा खत्म नहीं हो गया था, विजयनगर अभी भी है, बट ये डिवाइड हो जाता है, छोटे छोटे एरियाज में डिवाइड हो जाएगा। हम बात करेंगे इसके बारे में, चिंता मत कीजिएगा। कई सारी सल्तनत आ जाएगी, निजाम शाही यहां पर आ जाएगी, बात करेंगे, चिंता मत करो, सबके बारे में बात करेंगे। अब इन्हीं मराठा क्लेन्स में से, इन्हीं मराठा जो ट्राइब्स हैं, कई सारे मराठा ट्राइब्स हैं, कई सारे मराठा क्लेन्स हैं, इन्हीं मराठा क्लेन्स में से एक सबसे इंपॉर्टेंट मराठा क्लेन है, दैट इज भोसले क्लेन। और भोसले क्लेन के लीडर हैं मालोजी भोसले। ये कौन है साहब? छत्रपति शिवाजी महाराज के दादाजी हैं। सुनिएगा, कौन है साहब? ये छत्रपति शिवाजी महाराज के दादाजी हैं। और ये अपनी सेवाएं देते हैं अहमदनगर के अंदर। अहमदनगर का जो सुल्तान है मलिक कम्बूर एक इथोपियन है, इथोपिया गए, वहां पे अफ्रीकन ब्लैक है, उसके दरबार में अपनी सेवाएं देते और ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। अब देखो, इनके बारे में अगर मैं बात करूं, बहुत डिटेल में नहीं जा सकता बिकॉज समय की कमी है, पर एक घुड़सवार से इन्होंने अपनी जर्नी शुरू करी। नॉर्मल वॉरियर थे, नॉर्मल घुड़सवार थे, और उसके बाद पूरे भोसले क्लेन के लीडर बन जाते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट मराठा चीफ बन जाएंगे। और इन्हीं के बेटे जिनके बारे में हम बात करने वाले हैं, वही छत्रपति शिवाजी महाराज के पिताजी होने वाले। अब साहब ये अहमदनगर के अंदर अपनी सेवाएं दे रहे हैं, बहुत अच्छे वॉरियर है साहब, इनका पकड़ बहुत बढ़िया है, राजा के सामने बड़ी अच्छी पकड़ है, इनकी दरबार के अंदर बहुत अच्छी पकड़ है। अब मालोजी भोसले के जो बेटे हैं उनके बारे में आप सब जानते हैं। किसके बारे में बात कर रहा हूं मैं? बताइए, छत्रपति शिवाजी महाराज के पिताजी का क्या नाम था? कौन बता सकता है? छत्रपति शिवाजी महाराज के पिताजी का क्या नाम है? बताइए। हाँ जी, क्या नाम है? बिल्कुल रेस कर सकते हैं, मार्शल ट्रेडिशन करना चाहिए। अपने हर बच्चे को बोलता हूं कि ये जो तुम गाना बजाना सीखते हो ना, गाना, सिंगिंग, डांस, इससे बढ़िया है कोई भी मार्शल स्किल सीखो अपनी लाइफ के अंदर। कराटे सीखो, एमएमए सीख लो, बॉक्सिंग सीख लो, लड़ना सीखो, दैट्स इट, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। फिजिकली मेंटली फिट रहोगे तुम। गाना बजाना में इसके अगेंस्ट नहीं, सी आई एम नॉट अगेंस्ट कि यार गाना अच्छी चीज नहीं है, बजाना बजाते कुछ लोग म्यूजिक गाते हैं, डांस करना अच्छी चीज नहीं है, ड्रामा करना मेरे को फालतू लगती है, माय पॉइंट ऑफ व्यू। बुरा मत मानना कोई, तुम गाते हो, बहुत अच्छी बात है, चीजें बहुत अच्छी है, मैं खुद भी गाता रहता हूं, पर इसको एज अ प्रोफेशन चूज करना और वो चीज करना मेरे को थोड़ा सा लगता है कि यार आपको अगर एक स्किल डेवलप करनी है तो वन शुड बी ए वॉरियर। सबसे पहले वो चीज करो, जस्ट बी ए वॉरियर, उसके बाद आप जो है वो गाना बजाना सीखो। सीखना चाहिए, वो सेकेंडरी होना चाहिए। मैं मना नहीं कर रहा हूं कि नहीं होना ही नहीं चाहिए, इट शुड बी सेकेंडरी। जैसे बच्चा स्कूल में जाए ना, तो बच्चे को स्कूल में जाके सबसे पहले सिखाओ वो कोई भी मार्शल स्किल, जो कि चाइना सिखाता है। चाइना में छोटे बच्चों को भी कोई ना कोई चीजें सिखाई जाती है फिजिकली, जिम्नास्टिक सिखा देंगे उसको, मार्शल आर्ट सिखाएंगे, कुछ भी किया जाएगा। चाइना, जापान भी सेम काम करता है। उसके बाद सेकेंडरी तुम सीखो कि हाँ सेकेंडरी मेरे को यार म्यूजिक बहुत पसंद है, मैं गाना सीखूंगा, मेरे को डांस बहुत पसंद है, वो सेकेंडरी आपका रखो, और करना भी चाहिए। मैं इसकी बुराई नहीं बोल रहा, बिकॉज मैंने खुद नई चीजें सीखी, डांस तो नहीं सीखा, म्यूजिक सीखा मैंने भी। इट शुड बी सेकेंडरी। गाओ बजाओ, सेकेंडरी रखो। प्राइमरी में समझता हूं कि प्राइमरी पहले फिजिक होती है आपकी, सेकेंडरी फिर तुम्हारा गला, दूसरी स्किल्स तुम्हारी सेकेंडरी होती है। पहली वो स्किल सीखो जो तुम्हारी जान बचा सकती है। तैरना सीखो, लड़ना सीखो, ये तुम्हारी जान बचाने वाली चीजें। उसके बाद सेकेंडरी आप सीखो, है ना। करियर बनाना है बनाओ, बट मैं बोलता हूं कि मुश्किल हो जाता है कई बार यार, वो चीजें यहाँ पर थोड़ी सी मुश्किल यहाँ पर हो जाती है, बट ठीक है, जो भी चीज है सबका अपना अपना माइंड सेट है भाई, है ना। मेरे को भी गाना बहुत अच्छा लगता है, मेरे को गाना बहुत पसंद है, म्यूजिक बहुत पसंद है मुझे, बट वो सेकेंडरी मेरे लिए। प्राइमरी मेरे लिए हमेशा फिजिक आती है, यार ये करूंगा, उसके बाद मैंने फिर ये करा। चलिए ठीक है, छोड़ो। अब ये ध्यान से मेरे बात सुनिएगा। अब क्या होता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज के जो पिताजी हैं, जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, उनका नाम है शाहजी भोसले जी। शाहजी भोसले कौन है? मालोजी भोसले के पिताजी शाहजी भोसले। ये भी अहमदनगर के दरबार के अंदर, अब सोचिए अहमदनगर के अंदर ये भी है, बिकॉज इनके पिताजी बहुत बड़े पद पे, ये भी बहुत बड़े पद के ऊपर पहुंच जाते हैं। पूरे बहुत बेहतरीन वॉरियर है, बहुत ही बेहतरीन वॉरियर है। अब क्या होता है, एक बहुत बड़ी मिस्टेक यहां पर हो जाती है। शाहजी भोसले के ससुर जी समझते इनकी वाइफ के पिताजी, उनका नाम था जाधव राव। जाधव राव भी बहुत बड़े, सुनिएगा, जाधव राव जो है, जाधव राव भी बहुत बड़े एक मराठा लीडर थे। अब क्या होता है, अहमदनगर का जो सुल्तान है उसको एक शक हो जाता है। शक उसको ये होता है कि जो जाधव राव जी है ना, ये मुगलों से मिले हुए हैं, मतलब जाधव राव मुगलों से मिला हुआ है। और अहमदनगर का सुल्तान क्या करवाता है, अपने जीवन की सबसे बड़ी मिस्टेक करता है, वो जाधव राव जी को मरवा देगा। मरवाता कैसे पता है? अहमदनगर के सुल्तान के दरबार में जाधव राव जी जाते हैं। अब जाते हैं तो नॉर्मली वो सजदा वाली चीज होती है, जैसे सजदा करते हैं वैसी ये चीजें होती हैं। अब ये सुन के है ना, शाहजी भोसले को बड़ा बुरा लगता है। बोले यार ये आप कैसे कर रहे हैं, मेरे ससुर जी, आपने उनको मार दिया। मुझसे पूछना था आपको कि वो उनके साथ मिले हैं कि नहीं है, वो सही बात है कि झूठ बात है, आपने डायरेक्टली उनको मार दिया। इससे शाहजी भोसले अहमदनगर के सुल्तान से बड़ा गुस्सा हो जाएंगे। बोले यार ये आदमी भरोसा करने लायक है नहीं,
इसके लिए इतने साल मैं लड़ा हूं, इतने साल तक मैंने संघर्ष कला लड़ा, और इसने इसका ये सिला दिया। अरे मुझसे पूछते तो सही एक बार। और दूसरी बात डर ये भी कि यार अब इनको मार दिया, अब हो सकता है दूसरा नंबर मेरा ही आ जाए, बिकॉज अब मेरे ऊपर भी भरोसा है तो कर नहीं सकते। इसलिए क्या करते हैं कि साहब जो शाहजी हैं ये अहमदनगर से बदला लेने के लिए किसके साथ मिल जाते हैं? मुगल्स के साथ। जी हाँ, मुगल्स के साथ मिल जाएंगे। मुगल्स, भाई साहब मुगल्स तो इनके बड़े कायल है बोले, क्योंकि इनकी प्रतिष्ठा बहुत ज्यादा है। इज अ वेरी 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 ग्रेट वॉरियर, बहुत बढ़िया वॉरियर। उस टाइम पर मुगल्स का सम्राट कौन है? बादशाह शाहजहां। शाहजहां को बोले, पता लगा कि यार शाहजी जो है वो आपके साथ मिलना चाहते हैं। शाहजहां खुद आता है, बोले अरे शाहजी आप हमारे साथ आना चाहते हैं, बिल्कुल आप आइए। और सोचो शाहजहां ने इनको 5,000, सुनिएगा साहब, 5,000 की मनसबदारी दी। सोचो 5,000 की मनसबदारी शाहजहां ने दे दी इनको, और बोला कि साहब जो पुणे वाला एरिया, पुणे की जागीर मैं आपको देता हूं, पूरे पुणे की जागीर मैं आपको यहां पर दे रहा हूं। अब ये चीज यहां पर है। अब यहां से आप देखते हैं कि जो शाहजी भोसले उन्होंने अपनी, एक कहते हैं कि अपनी जो जिम्मेदारियां हैं अब वो मुगलों के लिए निभाना शुरू कर दी। आई बात समझ में? और याद रखना ये लिखना नहीं है, तो रिपीट नहीं करूंगा रोशन में, आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट। ये लिखना नहीं, एग्जाम में नहीं आता, केवल समझा रहा हूं मैं। आई बात समझ में? केवल समझा रहा हूं मैं, ये रिपीट रिपीट में नहीं करूंगा, केवल सुनो, आप कहानी सुनो, जो स्टार्ट करना है जो लिखना है वो मैं बता दूंगा आगे जाके। अब क्या होता है, अब सुनिएगा आगे। अब क्या होता है साहब कि यहां पर भी गड़बड़ हो जाती है। गड़बड़ क्या होती है? शाहजहां जो है ना, अब शाहजी शाहजहां के लिए लड़ रहे हैं, शाहजहां के लिए लड़ रहे शाहजी, हाँ जी शाहजहां के लिए लड़ रहे हैं। अब क्या होता है शाहजहां लगातार अटैक कर रहा है किस पे? बीजापुर पे, अहमदनगर, इन पे लगातार अटैक करता जा रहा है। कभी शाहजहां बीजापुर पे अटैक कर रहा है, कई बार शाहजहां अहमदनगर के ऊपर अटैक कर रहा है। अब क्या होता है, सुनिएगा ध्यान से। अब शाहजहां एक बड़ी गलती करते थे। गलती क्या करता है शाहजहां? 1632 में अहमदनगर के साथ, जहां पर पहले शाहजी काम करते थे, उनके साथ एक संधि कर लेता है शाहजहां। संधि क्या करता है? अहमदनगर के साथ संधि ये करता है कि साहब अहमदनगर और हम, अब हम दोनों दोस्त हैं, और जो पुणे की जागीर है, पुणे की जो जागीर है वो अब फतेह खां को दे दी जाएगी। फतेह खां एक अधिकारी था, बोले पुणे की जागीर इसको मिल जाएगी। अब पुणे की जागीर किसके पास थी? शाहजी के पास थी। शाहजी इस बात से नाराज, कि यार ये जागीर मेरे पास है, तुमने मेरे से पूछे बिना तुमने फतेह खां को दे दी, मतलब मेरी तो इंसल्ट कर दी तुमने। अब शाहजी से या शाहजहां से यहां पर शाहजी जो है वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, बोले यार आपने तो मेरी इंसल्ट कर दी, मेरे से पूछे बिना मेरी जागीर आपने किसी और को दे दी। और इससे नाराज होके क्या करेंगे शाहजी? शाहजी जो है आप सुनिएगा, वो ज्वाइन कर लेंगे बीजापुर को। जी हां, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। पहले उन्होंने अहमदनगर के अंदर अपनी सेवाएं दी, उसके बाद मुगल्स के दरबार में वो रहे, और उसके बाद उन्होंने बीजापुर को ज्वाइन कर लिया। बीजापुर का जो सुल्तान है साहब, वो साथ में बीजापुर के सुल्तान को ज्वाइन कर लेते। तो चीज याद रखना, ये पूरी कहानी है। इतनी सी बात बता दी मैंने, आई बात समझ में? क्लियर हो गया? यहां तक समझ में आ गया? इतना समझ में तो क्या आ गया, बस ये छोटी सी बात चीजें याद रखिएगा। अब हम अपने आप से स्टार्ट करने वाले, अब मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा बिकॉज आप कंफ्यूज ज्यादा हो जाओगे। तो हम शुरुआत करते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज से ही। अब देखिए एक चीज याद रखिएगा कि शाहजी भोसले के पास 2 जागीर है। कहानी में पूरी नहीं बताऊंगा बिकॉज कहानी का समय अभी है नहीं, बिकॉज अपने को पढ़ना ज्यादा, तो उस समय पर अभी मैं नहीं आऊंगा, चीजें क्या हुई कैसे बदली, बट अभी केवल समझिएगा। अब अपन अपने टॉपिक के ऊपर आ जाते हैं। अब शाहजी जो भोसले है ना, शाहजी भोसले के बाद 2 जागीर है। 2 जागीर मतलब 2 एरिया का पूरे जिम्मेदारी इनके पास है। एक पहली जागीर है उनके पास पुणे की, पुणे पूरा उनके पास है शाहजी के पास, और दूसरी जागीर उनके पास है बेंगलुरु की। नोट कर लीजिएगा। तो शाहजी जो है ना वो बेंगलुरु में रहते, वो पुणे के अंदर नहीं रहते। वो कहां पर रहते? वो बेंगलुरु के अंदर रहते हैं। और पुणे के अंदर कौन रहेगा इस पूरे इलाके के अंदर? पूरे इलाके के अंदर वो अपने परिवार को रखते हैं, और उनके परिवार के अंदर कौन है? छत्रपति शिवाजी महाराज और उनकी माता जीजाबाई। चलिए छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में हम बात करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कशन करेंगे, इंपॉर्टेंट बातें हम डिस्कशन करेंगे। पर एक सवाल मैं पूछता हूं इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आपसे। देखिए महाराष्ट्र के अंदर बहुत सारे महान राजा रहे हैं, ऐसा नहीं कि एक ही रहे, बहुत महान राजा महाराष्ट्र के अंदर रहे। भारत के अंदर भी कई सारे महान राजा रहे। एक सवाल मेरा आपसे है कि छत्रपति शिवाजी महाराज की हम रिस्पेक्ट क्यों करते इतनी ज्यादा? हम इतनी रिस्पेक्ट क्यों करते? बेटा लास्ट लेक्चर अजय मान लो, 2 लेक्चर और बता, छत्रपति शिवाजी महाराज की इतनी रिस्पेक्ट क्यों की जाती? बताइए क्या रीजन है, आप बता सकते हैं कोई मुझे? छत्रपति शिवाजी महाराज, प्यार से राजे बोलते हैं उनको महाराष्ट्र के लोग, राजे। एक राजा को राजे बोलना, शिवराय कहा जाता है उनको, प्यार से बोल रहे हैं लोग उनको। सोचिए इतनी रिस्पेक्ट छत्रपति शिवाजी महाराज की क्यों है? पूरे भारत में आप देख लीजिए, कोई दूसरे राजा की इतनी रिस्पेक्ट आपको नहीं दिखती, पर छत्रपति शिवाजी महाराज की पूरे भारत में इज्जत है, रिस्पेक्ट है। क्यों है? रीजन क्या है, कोई बता सकता है? बताइए क्या रीजन है? सोचिए रीजन के बारे में। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल पूछा है मैंने आपसे। उसके बाद हम मराठास के बारे में बहुत डिटेल में बात करेंगे। नेवी, और कोई? नेवी रीजन है, और कोई रीजन नहीं है?
और क्या रीजन है? हाँ जी, सोचिए जरा, टेक योर टाइम, समय लीजिए, मैं मना नहीं करूंगा, टेक योर टाइम, समय लो अपना, अपना समय लो, समय लो, समय लेने के बाद बताओ, पर टेक योर टाइम, बट सवाल का जवाब सही चाहिए मुझे। छत्रपति शिवाजी महाराज, हाँ जी बताइए। रिस्पेक्ट, डाउन टू अर्थ। चलिए, रिस्पेक्ट क्यों है इनकी, मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं, समझिएगा पूरा। देखिए क्या होता है कि पहले आप सब जानते हैं कि सूबेदार, हमने मनसबदारों के बारे में बात करी। अबे जितने भी मनसबदार होते थे ना, ये मनसबदार, जैसे मान लीजिए अकबर के दरबार में कोई मनसबदार है या कोई जमींदार है, जमींदार के पास बहुत सारी एरिया की जमीन है। अब जमींदार क्या करते हैं कि उस एरिया में जितने भी रहने वाले लोग हैं उनकी, मतलब क्लियरली अगर सीधे शब्दों के अंदर बात करो तो उनके ऊपर इतना अत्याचार करते हैं जितना आप सोच भी नहीं सकते। इतना अत्याचार किया जाता है। किसी भी महिला को उठा के ले जाएंगे, किसी की भी बहन बेटी को उठा के ले जाना, किसी भी किसान को मारना पीटना, उसके साथ गलत व्यवहार करना, किसी का भी भोजन छीन लेना, किसी की भी खेती जला देना। जमींदार ये सारे काम करते थे इस पूरे एरिया के अंदर। केवल जमींदार ये काम कर रहा है, मनसबदार एक कदम और आगे, ना महिलाओं का सम्मान वो कर रहे हैं, ना स्त्रियों का सम्मान किया जा रहा है, लोगों को मारा जाता है, पीटा जाता है और उनका सारा धन दौलत लूट के ले ली जाती है। ऐसी कंडीशन में महाराष्ट्र के जो किसान हैं, मुझे बताओ कि उनके पास मरने के अलावा कोई चारा था? बताओ, ऐसी कंडीशन में मरने के अलावा कोई चारा है? बताइए, बोलो बोलो, क्या ऐसी कंडीशन में उनके पास मरने के अलावा कोई चारा है? मेरे हिसाब से नहीं था। तुझे किसी की भी बेटी को आप उठा के ले जा रहे हो, आप एक सूबेदार हो, आप एक, उस टाइम तो शायद लंबरदार कहा जाता था, उसके बारे में बात नहीं करेंगे, बट आप सोचिए किसी की भी बहन को और बेटी को आप उसकी वाइफ को उठा के ले जाओगे उसके सामने से, और बेचारा किसान कुछ भी नहीं कर सकता है, उसके मन पे क्या बीतती है आप सोचिएगा। वो हथियार नहीं उठा सकता है, कोई प्रेम से बात नहीं कर रहा है, और ये काम खुद आपका राजा कर रहा है, जो आपके एरिया का संरक्षक है, जिसकी जिम्मेदारी है कि आपके एरिया की वो रक्षा करे, वो खुद आपके साथ ये करता है। आपके दिल पे क्या बीतेगी? ऐसे समय पे एक ऐसा राजा आता है, एक ऐसा महान राजा आता है जो किसानों के साथ बैठ के भोजन कर रहा है बचपन से। जब किसी खेत से गुजरते हैं वो, तो खेत के अंदर किसान को देख के रुक जाते हैं, बोलते कि आपको तकलीफ क्या, समस्या क्या, आप मुझे बताओ। जो महिलाओं का इतना सम्मान करते कि अगर उनकी खुद की सेना में, इंसिडेंट बताऊंगा एक में, उनकी खुद की सेना में अगर किसी ने महिला के साथ गलत व्यवहार किया तो उसको फांसी की सजा दे देते, सजाए मौत दी जाती है। एक अकेले ऐसे राजा जिन्होंने अपने पूरे एरिया में स्लेवरी बंद करवा दी, गुलामी नहीं, छत्रपति शिवाजी महाराज के एरिया के अंदर। इसलिए लोग इज्जत करते हैं उनकी, लोग उन्हें अपना मानते कि ये हमारी तरह है, ये हमसे बात करता है, हमारे हाथ से भोजन खाता है, ये, इसको हमसे नफरत नहीं है, हमको छोटा नहीं समझता है, हमसे बात करता है, हमारी तकलीफ समझता है। ये एक राजा को राजा बनाती, एक राजा को महान बनाती ये चीजें। आई बात समझ में? दैट्स व्हाई छत्रपति शिवाजी महाराज महान है। उन्होंने इंसान को इंसान समझा है, महिलाओं का सम्मान किया, किसी की बहन बेटी को अपनी बहन बेटी मानते हैं, वो मां की नजर से देखते हैं सबको। आई बात समझ में? क्लियर हुआ? याद रखिएगा, दैट्स व्हाई छत्रपति शिवाजी महाराज की इज्जत है। जो आदमी महिलाओं का सम्मान नहीं करता उसकी इज्जत आप कैसे कर सकते हैं? कर सकते हैं क्या? नहीं। पर जो आदमी महिलाओं का इतना सम्मान करता है, इतना सम्मान जितना तुम सोच भी नहीं सकते हो, दैट्स व्हाई उनकी इज्जत पूरे भारत के अंदर की जाती है। कोई उनके बारे में गलत नहीं बोलता। अरे उनके दुश्मन गलत नहीं बोलते उनके बारे में, बोले महिलाओं का सम्मान करना सीखना है तो शिवराय से सीखो, जिस तरीके से वो करते हैं, दैट इज ए थिंग। बिल्कुल सही बात है, डिवोशन है अपने लोगों के लिए, अपने लोगों के लिए काम करूंगा मैं। मुझे धन की चाह नहीं है, मुझे बल की चाह ज्यादा नहीं है, मैं चाहता हूं कि अपने लोगों के लिए काम करूं। जो अत्याचार मेरे लोगों के ऊपर किए जा रहे हैं मुगलों के द्वारा, उनको अत्याचारों को मैं हटाऊंगा। ये चीज बहुत कम लोगों के अंदर होती है। दैट इज द रीजन कि छत्रपति शिवाजी महाराज को आज भी लोग हम पूजते हैं, और पूछना जरूरी भी है। नहीं पूजेंगे क्या? बिल्कुल पूछना जरूरी है। यहां पर आई बात समझ में? क्लियर है? समझ में आ गया? हाँ जी, एक इंसिडेंट बताऊंगा, कभी आप समय मिला तो बताऊंगा। मुगल्स की एक महिला को उनके सामने लाया जाता तो क्या बोलते? आप तो मेरी मां के समान हो, आप तो मेरी मां के समान हो। सोचो, कोई दूसरा राजा जिसके सामने एक बहुत सुंदर महिला चली जाए तो वो राजा उसके साथ क्या नहीं करेगा? आप सोचिए क्या किया मुगलों ने, क्या नहीं किया मुगलों ने। छत्रपति शिवाजी महाराज बोल रहे हैं कि यार आप तो मेरी मां के समान हो। क्या तो बेटा करते थे ना अंकित, बिल्कुल सही बात है। आई बात समझ में? क्लियर हो गया? तो देखो, इतनी ये माइंडसेट बहुत अलग हो जाता है। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? हाँ जी, तो ये चीज याद रखिएगा। बहुत सारी बातें इनके बारे में अपन धीरे धीरे करते जाएंगे, इन बिटवीन बिटवीन बताता जाऊंगा मैं।
क्योंकि नहीं तो फिर मेरे को मैसेज आ गया सर कोर्स कंप्लीट करवाना है। ठीक है चलिए, अब छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म के बारे में बात की जाए तो 19 फरवरी 1630 के अंदर शिवनेरी फोर्ट में पुणे डिस्ट्रिक्ट के अंदर इनका जन्म होता है और बड़ी कठिन परिस्थितियों के अंदर हुआ। पिताजी इनके बाहर है। छत्रपति शिवाजी महाराज के पिताजी का साथ इनको कभी मिला ही नहीं, आप ये कह सकते। बहुत दूर पिताजी हमेशा इनके रहे। इनके साथ हमेशा इनकी माँ थी। माँ कौन है? माँ जीजाबाई। बचपन से इनको पाल रही है। अपने पुत्र को अकेले पाला माँ जीजाबाई ने। पिताजी काफी दूर है और साथ में एक व्यक्ति है शुरुआत से जो इनके साथ थे, जिनका नाम था दादाजी कोंडदेव। दादाजी कोंडदेव कौन है? देखिए क्या होता है कि ये शाहजी भोसले के बड़े खास आदमी, खास इन द सेंस बुजुर्ग आदमी है, एजेड भी, एक्सपीरियंस भी ज्यादा है। तो जो एरिया था उस एरिया में सरवाइव करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। दुश्मन कहीं से भी आ सकता है, पहली बात। दूसरी बात, एरिया टेरेन बहुत मुश्किल है उस एरिया का। पहाड़ों के ऊपर आप बड़े बड़े दुर्ग बना रहे, बहुत मुश्किल चीज यहां पर हो जाती। पर सबसे बड़ी बात यहां पर यह थी कि जो दादाजी कोंडदेव हैं, ये शुरुआती दौर में छत्रपति शिवाजी महाराज के गुरु के तौर पर काम करते हैं। उम्र ज्यादा है साहब, छत्रपति शिवाजी महाराज को संभालना, उनको बताने कि राज्य कैसे किया जाता है, कैसे लोगों का सम्मान करना है, लोगों की समस्याएं यहां पर क्या है, ये सब शुरुआत में इन्होंने इन्हीं से सीखा है। अब इसके अलावा आप देखेंगे कि छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन में दो लोगों का योगदान और ज्यादा रहा। पहले कौन है? आप सब जानते हैं, माता जीजाबाई। अच्छा, माता जीजाबाई क्यों इंपॉर्टेंट है? क्यों इंपॉर्टेंट है माता जीजाबाई? देखिए, एक मां का रोल किसी भी बच्चे के जीवन में सबसे ज्यादा होता है, ये मैं मानता हूं। मां ट्रीटमेंट कैसे दे रही है बच्चे को, शुरुआत के जो 5-6 साल है ना तुम्हारे जीवन के, वो तुम्हारी मां डिसाइड करती है कि तुम आगे जाके क्या बनोगे। एग्जाम्पल की बात करें, तुमको फोन दे दिया, तुम क्या देख रहे हो साहब, या तुमको कुछ ऐसी बात बता रही जो तुम्हारे जीवन के अंदर एक नींव रखती है। अब मां जीजाबाई ने छत्रपति शिवाजी महाराज को हमेशा महाभारत के बारे में बताया, हमेशा रामायण के बारे में बता रहे हैं, वीर गाथाओं के बारे में बात की जा रही है यहां पर। दैट मीन्स माइंडसेट क्लियर कर दिया उनका। मां भवानी के बहुत बड़े भक्त छत्रपति शिवाजी महाराज, शिवजी के बहुत बड़े भक्त वहां पर छत्रपति शिवाजी महाराज। तो एक मां का डायरेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। छत्रपति शिवाजी महाराज नहीं होते अगर मां जीजाबाई नहीं होती। इस चीज को याद रखिएगा। सही डायरेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि बेटा ये चीज तू गलत कर रहा है, बेटा ये चीज तू सही कर रहा है। और ये बातें ना बचपन से दिखती थी उनके जीवन के अंदर। फॉर एग्जाम्पल की बात करें कि एक बार क्या होता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज महल के अपने किले के अंदर बहुत सारे छोटे बच्चे भी हैं। अब यहां पर वो हमेशा खेल खेल रहे। खेल कौन सा? चोर पुलिस वाला। चोर पुलिस तो नहीं था, पर चोर और कोतवाल का खेल खेला जा रहा है यहाँ पे। छत्रपति शिवाजी महाराज हमेशा कोतवाल बनेंगे, सही निर्णय देंगे कि नहीं ये सही है गलत है। उसके अलावा क्या होता है कि एक बार उनकी मम्मी बोलती कि देखो रात को है ना खेलना नहीं है, रात को तुम खेलोगे ना तो भूत आ जाएगा, भूत आ जाएगा। अब बच्चे को डराते ना अपन ऐसे, बच्चा दिन भर खेल रहा है तो क्या बोलेंगे रात को मत खेल, भूत आ जाएगा। छत्रपति शिवाजी महाराज बोलते कि भूत आएगा मैं उसको भी मार दूंगा, मैं उससे लड़ने जाऊंगा। दैट मीन्स फियरलेस आदमी शुरुआत से, और ये बनाया उनकी मां ने उनको। तो देखो याद रखना कि जीवन में मां का प्रभाव सबसे ज्यादा पड़ता है। मैं मानता हूं कि मां का प्रभाव सबसे ज्यादा आपके जीवन के अंदर पड़ता है। आपकी मां कैसे आपको गाइड करती, क्या सिखाती है आपकी माता जी आपको, किस बात पे टोकती है आपको, किस बात पे आपकी प्रशंसा करती कि बेटा तूने काम सही करा। तो मां को आप हमेशा याद रखना कि उनकी जिम्मेदारी भी ये होती है और उनका योगदान भी तुम्हारे जीवन में सबसे ज्यादा होता है। इसके अलावा समर्थ गुरु रामदास जी के बारे में बात करेंगे। उनका योगदान भी छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन में बहुत ज्यादा रहा। और हम बात कर रहे हैं संत तुकाराम जी के बारे में भी। ये भी एक कह सकते हैं कि रिलीजियस गुरु शिवाजी महाराज के यहां पर थे। अब शुरुआत में अगर मैं कुछ इंपॉर्टेंट इंसिडेंट्स के बारे में बात करना शुरू करें तो देखिए अब से सवाल आपके बनना शुरू हो जाते हैं। अब सीरियस चीजें करनी, सवाल यहां से बनते हैं। तो अब मैं बताना आपको शुरू करता हूं। समय था 1945 का। इस समय छत्रपति शिवाजी महाराज की उम्र कितनी होगी? 1645 का दिन है। कितनी उम्र होगी यहां पर बताइए, कितनी एज होगी छत्रपति शिवाजी महाराज की? 15 साल। हाँ जी, 1630 के अंदर अगर उनका जन्म होता है, मात्र 15 साल की उनकी उम्र है। सोचिए 15 साल का बच्चा। अपन 15 साल के अंदर कैसे थे भाई? मैं तो बड़ा पागल था, मस्ती करना दिन भर अपन यही करते थे। 15 साल की एज में छत्रपति शिवाजी महाराज अपने पिताजी को एक लेटर लिखते हैं। पिताजी का बेंगलोर के अंदर है। 15 साल में लेटर लिख रहे पापा को। लेटर के अंदर पता है क्या लिखते हैं? लेटर के अंदर लिखते हैं कि पापा हम क्यों किसी के लिए काम करते हैं, कभी अहमदनगर के लिए, कभी बीजापुर के लिए। हम अपना खुद का स्वराज बनाएंगे, हिंदी स्वराज, जहां पर हर व्यक्ति रहेगा भारत का, जहां ना गुलामी होगी ना किसी पे अत्याचार किया जाएगा। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? सेना बनाते हैं। आसपास के जो मराठा सरदार है उनसे बातचीत करके एक सेना बनाते हैं। और ये जितने भी एरिया के अंदर लोग हमारे इस एरिया के अंदर है, अहमदनगर वाले, बीजापुर वाले, गोलाकंडा वाले, इनको हरा के अपने एक साम्राज्य की स्थापना करते हैं। और अंत में हम लड़ेंगे किससे? मुगलों से लड़ेंगे। 15 साल का बच्चा है, बोल रहा है अपने पापा से।
15 साल में सोचो, 15 साल के अंदर छत्रपति शिवाजी महाराज हिंदवी स्वराज क्या है उसका लेटर अपने पिताजी को लिखते हैं 15 साल की उम्र में। पिताजी घबरा गए, बोले बेटे के दिमाग में क्या चल रहा है? 15 साल एज है, 15 साल की एज में आप देखो कि दिमाग में चल क्या रहा है। मतलब सोचो आप कितनी बड़ी बात है यार। 15 इयर्स की उम्र में लोगों को समझ में नहीं आता कि जीवन के अंदर करना क्या है, और 15 साल में यहां पर हिंदवी स्वराज बनाना है, ये लेटर लिख के पिताजी को भेज दिया उन्होंने। सोचिए 15 साल, 15 साल की उम्र में पिताजी घबरा गए, बोले यार बच्चा कैसी बात कर रहा है। उसका जवाब वो देते नहीं, पर छत्रपति शिवाजी महाराज ने बोला कि नहीं यार ये मैं नहीं कर सकता। अब देखो प्रभाव किसका है? माता जी का। मां ने बोल रही ना, मां ने बताया कि बेटा अपना देश अपना होता है। छत्रपति शिवाजी महाराज देख रहे कि लोगों के ऊपर कितना अत्याचार मुगल कर रहे हैं, किसी को मार रहे हैं, किसी की चमड़ी नोच रहे हैं। अपना देश अपना है, और बताया गया कि मुगल्स बाहर के, हमारे देश के थोड़ी ना, बाहर से हमारे देश के अंदर आए थे। अब सीधी बात है, सब एक्शन का टाइम यहां पर आ जाता है। और आप सोचो मात्र 16 साल की आयु में, बहुत ज्यादा एज यहां पर नहीं है, मात्र 16 साल की आयु में छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो पहला किला जीता है वो कौन सा है? दैट इज दी तोराना फोर्ट। कोई गया तोराना फोर्ट? जाइएगा महाराष्ट्र के अंदर। किसी ने देखा है तोराना? तोराना फोर्ट देखा है किसी ने? हाँ जी देखा है तोराना फोर्ट। नहीं देखा तो मैं बताता हूं, बहुत ऊंचाई के ऊपर, बहुत ऊंचाई के ऊपर है भाई, बहुत ज्यादा ऊंचाई पे है, छोटी मोटी ऊंचाई पे नहीं, बहुत ऊंचाई पे तोराना फोर्ट है। अब फोर्ट इतनी ऊंचाई पे होता है बेटा ये कि जो यहां पर रहने वाले सिपाही है ना, बीजापुर के अंडर आता था, बीजापुर के सुल्तान के अंडर ही आता था। रहने वाले सिपाही जो है ना वो इतना ध्यान नहीं देते इस फोर्ट के ऊपर, बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे साहब। इसमें घास उग रही तो उगने देते हैं, कुछ भी चीजें यहां पर चल रही है। और जब भी ठंड वाला माहौल होता है, ठंड या बारिश आती है, तो ये लोग नीचे चले जाते हैं, नीचे जमीन पे चले जाएंगे बारिश के अंदर। क्यों? बिकॉज खाना पीना बारिश में ऊपर लेके आना बड़ा मुश्किल है, ठंड में ऊपर लेकर आना बड़ा मुश्किल है। अब छत्रपति शिवाजी महाराज प्लानिंग करते हैं, बोले यार इसको जीतना अपने को, जो पहला फोर्ट हम जीत सकते हैं मात्र 16 साल की एज में। 16 साल कोई उम्र नहीं होती है। 16 साल यार, 16 साल में क्या समझ में आता है? 16 साल की एज में अपने जीवन का पहला फोर्ट जीते। फोर्ट जीतने की भी एक टेक्निक है। टेक्निक क्या करी उन्होंने कि जब सिपाही नीचे चले गए ना, तो रात के अंदर में धीरे धीरे ऊपर चढ़ के जाते हैं, अपने साथियों के साथ धीरे धीरे ऊपर चढ़ के गए। उसके बाद छापामार हमला करा और किले को जीत लिया। किला जीतने के बाद उसको बढ़िया साफ करवाया, साफ सफाई करवाई और बहुत बढ़िया करवा दिया। बहुत बढ़िया क्यों करवाया? दिमाग लगाया। दिमाग क्यों लगाया? जब इस किले का सिलेदार, किलेदार को सिलेदार कहा जाता है, जब इसका किलेदार बीजापुर के पास एक लेटर लिखता है, बोलता है कि साहब यहां पर छत्रपति शिवाजी महाराज ने इस किले पे हमला करके इस किले को जीत लिया। बीजापुर का सुल्तान गुस्सा, बोला मेरा किला जीत लिया, हिम्मत कैसे होगी इस बच्चे की? तो छत्रपति शिवाजी महाराज उसी सुल्तान को एक लेटर लिखते। लेटर में पता है क्या बोलते? बोले आपका जो सिपह सालार था ना, जो किलेदार था आपका यहाँ का, बोले वो कमजोर आदमी है, बड़ा कमजोर है, ना तो वो इस किले की जिम्मेदारी निभा पा रहा है, ना किले को साफ सफाई से उसने रखा। आप चिंता मत करो, आपको जितना टैक्स वो देता उसका दुगना में दूंगा आपको। कितना? दुगना में दूंगा आपको। पर आप इस बारे में निश्चिंत हो जाओ कि मैं आपके अगेंस्ट जा रहा हूं। देखो सीधी सी बात है, दिमाग लगाना पड़ता है अपने को। बिना दिमाग के कुछ हो सकता है क्या? नहीं साहब, नहीं हो सकता। दैट इज द रीजन कि जो पहला किला छत्रपति शिवाजी महाराज ने जीता, एग्जाम के हिसाब से याद रखिएगा, वो था आपका तोराना फोर्ट। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? 46 के अंदर जीते छत्रपति शिवाजी महाराज। उसके बाद देखो कई सारे किले जीतना शुरू करते। फॉर एग्जाम्पल की बात करें, पुरंदर होगा, कोंडाना और कई सारे फोर्ट्स धीरे धीरे वो जीतना शुरू कर देते हैं। बट सवाल ये आता है बेटा पहला किला किस उम्र के अंदर जीता? एज याद रखिएगा, यहां पर 1646 के अंदर मात्र 16 साल की उम्र में पहला किला जीत लिया जाता है। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? समझ में आ गया? यहां तक क्लियर हो गया भैया? कंफर्म कर दीजिएगा थोड़ा सा। यहां तक क्लियर हो गया? प्लीज कंफर्म कर दीजिए। यहां तक क्लियर हो गया? कंफर्म कर दो। क्लियर हो गया? मात्र 16 साल में जीत रहे। अब क्या होता है, देखिए आपने किले तो जीत लिए बहुत सारे। अब सोचो छत्रपति शिवाजी महाराज रुक नहीं रहे, रुक नहीं रहे यार। एक किले के लिए तो बोल दिया उन्होंने कि अरे किले के अंदर जो सिपह सालार था, इस किले का जो सिलेदार था, ही वाज नॉट अ गुड पर्सन, बड़े अच्छा आदमी नहीं साहब, उसने ना किले को खराब तरीके से रखा था, तो मैं आपको डबल टैक्स दूंगा। और डबल टैक्स छत्रपति शिवाजी महाराज दे भी रहे हैं यहाँ पर। और उसके बाद लगातार एक के बाद एक किले लगातार जीतते जाते हैं। अब इससे क्या हो रहा है साहब? इससे जो बीजापुर का सुल्तान है वो गुस्सा हो गया, बोले अरे ये तो हमारे अगेंस्ट है, अरे साहब ऐसे करके तो सारे हमारे किले जीत लेगा। अब पता है वो क्या करता है बीजापुर का सुल्तान? उसने क्या किया, उसने 1648 के अंदर, जब छत्रपति शिवाजी महाराज मात्र 18 साल के, उसने शाहजी महाराज को, जो कि छत्रपति शिवाजी महाराज के पापा है, उनको जेल में डलवा दिया। क्यों डलवाया पता है? बोले आपका बेटा नहीं मान रहा, आप अपने बेटे को समझाते क्यों नहीं?
और छत्रपति शिवाजी महाराज को धमकी दी कि अगर तूने अब किले जीतना नहीं रोका, या क्लियरली बात करूं कि साहब अब अगर हम पे हमले करना नहीं छोड़ रोका तो आपके पिताजी को हम कैसे छोड़ेंगे नहीं। इसलिए आप देखेंगे कि कुछ समय तक, थोड़े समय के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज शांत बैठ जाते हैं। दैट इज द रीजन। ये रीजन नहीं पता था बहुत सारे बच्चों को, तो मैं बता दूं। उनके पिता को कैद कर लिया। क्यों करा? बिकॉज शिवाजी उनके हाथ में नहीं आ रहे। कैसे आ सकते? बात नहीं आ सकते, उनके हाथ में नहीं आ रहे, तो पिताजी को कैद कर लिया। अब क्या होता है साहब, एक साल तक छत्रपति शिवाजी महाराज ने कुछ नहीं करा। बोले साहब ठीक है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं। और एक साल के बाद 1649 में शाहजी को छोड़ दिया जाता है। पर शाहजी ने बोला कि यार ये तो गलत किया आपने मेरे साथ। मैंने इतनी सेवाएं करी आपके लिए, इतनी सेवा करी मैंने आपकी। कितनी सेवा करी साहब? मैंने इतनी सेवा आपकी करी, उसके बाद भी आपने मेरे लिए क्या करा? आपने मेरे को जेल में डलवा दिया। और इसके बाद शाहजी ने एक्टिव पॉलिटिक्स से बिल्कुल सब कुछ त्याग दिया, रिटायर्ड हो गए, और वो बेंगलोर के अंदर रहना शुरू कर देते हैं। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको याद रखिएगा। यहां तक क्लियर हो गया? समझ में आ गया? आगे बढ़े? यहां तक क्लियर हो गया? क्लियर है? हाँ जी, बिकॉज अब छत्रपति शिवाजी महाराज की रियल जर्नी शुरू होने वाली है। इट इज रियली इंपॉर्टेंट। आई बात समझ में? क्लियर है? क्या बोला भैया ओम ने? मेरे को बताना जरा, क्या बोला भैया ओम भाई साहब ने? ओम के ऊपर सब चढ़ गए हो, क्या बोल दिया ओम ने ऐसा? व्हाट डिड द ओम सेड? ओम ने क्या बोल दिया ऐसा? ब्लॉक करना पड़ेगा ओम को? बताओ मेरे को जरा, चेक करवा लेंगे कमेंट ओम का। क्या बोला ओम ने ऐसा? चलिए ठीक है, आगे बात करते हैं। क्लियर? आगे बढ़े। अब देखो ओके, अच्छा सिया दीदी को गलत बोल रहा है। चलिए बात करते हैं ओम भाई साहब से भी, अभी अपन बात करते हैं, उसके बाद अपन इसके बारे में बात करेंगे, ओम के बारे में भी। पहले इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो कर ले। हाँ वो इंपॉर्टेंट यहाँ पर है। अब देखिए छत्रपति शिवाजी महाराज इस समय तक इतने पावरफुल हो चुके हैं, उनका नाम बहुत जगह पर आ चुका है। बीजापुर का सुल्तान उनसे बड़े परेशान है कि यार ये चीजें कर रहे हैं। कई सारे किले वो ऑलरेडी जीत यहां पर चुके हैं। पर अभी भी एक बहुत बड़ी समस्या उनके सामने, समस्या है धन की। पैसा, देखो पैसा बहुत जरूरी होता है। आपको एक बहुत बड़ी सेना खड़ी करनी हो या आपको कुछ भी करना लाइफ में, तो देखो मनी इज रियली इंपॉर्टेंट। अब देखो सेना अगर मेरे को खड़ी करनी, मेरे को बहुत बड़ी सेना खड़ी करनी, बिना पैसे के मैं कर सकता हूं क्या? नहीं कर सकता। आई नीड मनी। मनी के बिना मैं कुछ भी नहीं कर सकता। ये छत्रपति शिवाजी महाराज बहुत बढ़िया तरीके से जानते हैं। अब क्या होता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने बोला कि देखिए अब बीजापुर को हराना है कैसे भी करके। अब क्या कर रहे हैं वो? स्ट्रैटेजी उनकी ये थी कि देखो एक काम मैं करता हूं कि पुणे के आसपास का जितना भी एरिया है और आसपास के एरिया में जितने भी बड़े बड़े मराठा सरदार हैं, बिकॉज मराठास बड़े पावरफुल इस एरिया के अंदर, जितने भी बड़े बड़े मराठा सरदार हैं मैं उनसे जाके बातचीत करता हूं, उनसे संधि करूंगा, मैं बातचीत करूंगा, बोलूंगा कि तुम मेरे साइड आ जाओ, मेरे साइड आओ, अपन मिलके लड़ाई लड़ेंगे और किसको हराएंगे? बीजापुर के सुल्तान को हरा देते और अपना पूरा महाराष्ट्र के अंदर अपन हिंदवी स्वराज की स्थापना यहां पर करेंगे। अब कई सारे मराठा सरदार छत्रपति शिवाजी महाराज की बात को मान लेते हैं। कई सारों ने मान ली बात, कुछ ने नहीं मानी। उसमें से एक बड़ा इंपॉर्टेंट सरदार था जिसका नाम आप में से कई बच्चे जानते हैं, नहीं जानते तो उसका नाम याद रखिएगा, चंद्रराव मौर्य। इसके बारे में जानते हैं आप? चंद्रराव मौर्य। इसके पास एक बहुत बेहतरीन इलाका है, इसके पास है जावली फोर्ट। जावली फोर्ट जाना कभी, बहुत बेहतरीन फोर्ट है। इसके पास जावली फोर्ट, जावली फोर्ट का सतारा डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। सतारा पता है ना, महाराष्ट्र के अंदर, सतारा के अंदर है। अब छत्रपति शिवाजी महाराज इसको लेटर लिखते, बोलते देखो चंद्रराव मौर्य, क्यों किसी के अंडर काम करना? तुम्हारे पास धन है, पैसा है, दौलत है, तुम्हारे पास सब कुछ है। एक काम करते अपन मिलके काम करेंगे, मिलके अगर हम काम करें तो बीजापुर के सुल्तान को ऐसे हरा देंगे हम। क्यों किसी के अंडर काम करना? पर चंद्रराव मौर्य खराब आदमी, खराब आदमी इन द सेंस याद आ गया ना, लोगों पे अत्याचार करना, मारना पीटना, ये सारा काम इसका बहुत लंबे समय से चलता आ रहा है। अब इसने छत्रपति शिवाजी महाराज को सीधे इनकार कर दिया कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं लड़ने वाला, मतलब तुम्हारे साथ नहीं मिलने वाला, तुमको जो करना है कर लो, मैं नहीं डरता तुमसे। अब छत्रपति शिवाजी महाराज समझ गए कि यार जावली फोर्ट पे कब्जा करना बड़ा जरूरी है, बिकॉज सतारा एक तो देखो एरिया बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, दूसरा चंद्रराव मौर्य के पास दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। पहली चीज जो इसके पास है वो है, इसके पास है बहुत सारा पैसा। ही हैज लॉट ऑफ मनी, बहुत पैसा इसके पास, बहुत पैसा इसके पास, मतलब आप बिलीव नहीं करोगे, बहुत पैसा इसके पास है। दूसरा इसके पास है मावली फुट सोल्जर्स। ये कौन होते कोई बता सकता है? मावली फुट सोल्जर किन्हें कहा जाता है? चंद्रराव मौर्य के पास एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है और सवाल आया एग्जाम के अंदर कि मावली फुट सोल्जर्स छत्रपति शिवाजी महाराज को कहां से मिले। तो याद रखना चंद्रराव मौर्य ने इनको मावली फुट सोल्जर्स दिए थे, मतलब दिए क्या थे, इससे ले लिए थे हम लोगों ने। कौन होते मावली फुट सोल्जर, कोई बताएगा मुझे? किन्हें कहा जाता है मावली फुट सोल्जर्स? महाराष्ट्र वाले बच्चों को तो पता होगा शायद, बताइए कौन है?
बताइए भैया, मावली फुट सोल्जर किन्हें कहा जाता है? बताओ बताओ। मर्सेनरीज, जी हाँ। अरे तुम उसकी बात पे ध्यान मत दो, उसके पापा को ही कॉल कर दूंगा ना मैं, चिंता क्यों करते हो? उसका नंबर तो है हमारे पास, ओम भाई साहब का। अभी ओम का कमेंट देखूंगा मैं, ओम ने क्या बोला है। लगेगा मुझे कि बहुत खराब कमेंट था। इनके पेरेंट्स का नंबर हमारे पास आ ही जाता है, कोई बहुत बड़ी बात यहाँ पर होती नहीं है। पूछ लेंगे भैया ओम, बोलो इनके सामने जो बोल रहे थे। देखो इनका इलाज, इन जैसे बच्चों का इलाज यही होता है कि इनको ह्यूमिलेट करो इनके पेरेंट्स के सामने। वास्तविक चेहरा क्या है इनके पेरेंट्स को दिखाओ कि देखो ये करता है वो, है ना? तो अगर आपने किसी लड़की को गलत बोला है तो याद रखो बहन तुम्हारी भी है। दिमाग में रखना हमेशा, जब तुम किसी की बहन को छेड़ते हो तो याद रखना तुम्हारी भी बहन है। ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा इस चीज को याद रखना, तुम्हारी भी बहन है। हाँ जी, ठीक है। कहां से मिल जाता है? तुम जो अल्टरनेटिव नंबर डालते हो मिल जाता है उसमें। है ना, सही बात है कि नहीं? हाँ जी। मस्ती नहीं होती ना, देखो मस्ती करना और किसी महिला के बारे में गलत बोलना, मैं इसको सही नहीं मानता। अपन बात कर रहे हैं छत्रपति शिवाजी महाराज की। किसकी बात कर रहे हैं अपन? उसने, गधे ने क्या सीखा इस लेक्चर से? फिर क्या बताया मैंने छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में? कि महिलाओं का सम्मान सर्वोपरि होता है। हमने बात करी थी महाराणा प्रताप के बारे में, याद आ गया? हाँ, उनके सामने कुछ महिलाएं आ गई थी, कैद करके लाए थे, क्या बोला? इनको भी छोड़ के आ जाओ। किनके बारे में हम बात करें? और ये सीख रहे हैं बच्चे, और बोले कि मैं फौज में जाऊंगा। सीरियसली चले जाओगे फौज में ऐसे एटीट्यूड के साथ? चले जाओगे? किसके बारे में बात कर रहे हैं? छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में बात कर रहे हैं। अरे किनके लेक्चर में तू बोल रहा है भाई? वो कौन व्यक्ति तू जानता भी किसके बारे में हम बात कर रहे हैं? एटलीस्ट उनके, कम से कम उनकी इस सोच के साथ तो आगे बढ़ जाओ। कम से कम क्लास के अंदर तो ये चीज मत करो। मतलब वो व्यक्ति ऐसे साफ कि यार देखो, हम अपना देश ऐसा, महिलाओं के सम्मान के लिए गर्दन कटा दी जाती है। सीधी बात है ना, महिलाओं के सम्मान के लिए गर्दन कटा दी जाती है इस देश के अंदर। जब हम बात करते राजस्थान की, जोहर हो जाता है, साका हो जाता है, और आप यहां पर ये चीज करोगे तो भाई कैसे सहन हो जाएगा? फिर वो तो फिर गलत चीज हो जाती है ना। अच्छा कूल बन रहा था, ठीक है साहब, बनने दो कूल, कोई दिक्कत नहीं, कूल बनने दो उसको, कोई दिक्कत नहीं। हाँ चलो अपन आगे बात करते हैं। देखो बेटा, मावली फुट सोल्जर्स कौन होते हैं? अगर मैं क्लियरली बात करूं तो ये मर्सिनरीज है। मर्सिनरीज का मतलब क्या होता है कि ये बहुत अच्छे वॉरियर तो हैं, पर ये पैसे लेके लड़ाई लड़ते हैं। बहुत बेहतरीन वॉरियर्स हैं, बहुत स्किल्ड वॉरियर्स होते हैं, इनके पास खुद के घोड़े होते हैं, और जिस जंग के अंदर ये जाएंगे ना, बढ़िया जीत के आ जाएंगे। पर ये पैसे के बदले ही लड़ाई लड़ते हैं। अब छत्रपति शिवाजी महाराज के पास दोनों चीजें आ गई, सोल्जर्स भी आ गए। बिकॉज देखो इनके पास, ये पहले लड़ते थे जावली के लिए। अब चंद्रराव मौर्य मर गया साहब, उसकी डेथ हो गई साहब, वो बचा नहीं। तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने इनसे बोला कि देखो एक काम करो, तुमको तो पैसे के लिए लड़ना है ना, पैसा मैं तुमको दूंगा, तुम मेरे लिए यहां पर लड़ो। तो याद रखना, जो दो फायदे छत्रपति शिवाजी महाराज को यहां से हुए वो हुए, पहला हुआ आपका मावली फुट सोल्जर्स का, दूसरा यहां पर होता है आपका धन और दौलत का। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? यहां तक क्लियर हो गया? समझ में आ गया? क्लियर हो गया? यहां तक क्लियर है बेटा? प्लीज कंफर्म कर दो, यहां तक क्लियर हो गया? यहां तक समझ में आ गया? क्लियर हो गया है? प्लीज कंफर्म कर दो, यहां तक क्लियर हो गया? क्या हो गया? ओमनी वायरस? अरे भाई मत लड़ो यार, तुम लोग मत लड़ो। यहां तक क्लियर हो गया? यार आज मजा नहीं आ रहा मेरे को तुम लोगों को पढ़ाने में, सीरियसली। मतलब मैं जब भी मराठास पढ़ाता हूं ना, तो मेरे अंदर अलग एनर्जी होती है। आज पता नहीं क्यों नहीं आ रही वो एनर्जी। ये जो हरकतें हो रही है ना यहाँ पे, उसके वजह से मजा नहीं आ रहा मेरे को पढ़ाने में, बिकॉज ये मेरे फेवरेट चैप्टर्स हैं, राजस्थान, मराठास। बट यार क्या कर रहे हो तुम लोग? यहां तक क्लियर हो गया? क्या कर रहे हो तुम लोग यार? पता नहीं यार, सीरियसली यार, मतलब क्या कर रहे हो तुम लोग? ये मत करो यार। मतलब अलग ही मजा आता है इन चैप्टर्स को पढ़ाने में, अलग ही मजा है इन चैप्टर्स को पढ़ाने का। पर आज पता नहीं क्या कर रहे हो तुम लोग, और मैं नहीं चाहता इससे नुकसान हो तुम्हारा। तुमको अच्छा लग रहा है, पर मेरे को मन से नहीं आ रहा ना वो चीज। तुमको अच्छा लग रहा है, दैट इज, मैं जानता हूं तुमको बड़ा मजा आ रहा है, बट मेरे को वो अंदर से आ नहीं रही फीलिंग कि मैं तुमको बहुत बढ़िया पढ़ा रहा हूं। जो मैं पढ़ाना चाहता हूं वो मैं पढ़ा नहीं पा रहा हूं, मुझे ऐसा लग रहा है अंदर से यार, मैं जिनको जो लेवल के मैं बताना चाहता हूं, जिस एनर्जी के साथ बताना चाहता हूं, मैं बता नहीं पा रहा हूं, बिकॉज ये चीजें ऐसी हो रही बीच बीच में। चलो ठीक है, काम करते हैं अपन, अपन एक एक्स्ट्रा लेक्चर लेंगे। मेरा मानना है कि अपन एक्स्ट्रा लेक्चर में इसको कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर भी मराठा के मैं रखता हूं, मराठा पार्ट 2 करूंगा मैं, चलेगा ना? मराठा पार्ट 2 अपन पढ़ेंगे, बिकॉज देखो ये बड़े महान लोग हैं, इनका अपमान मैं नहीं कर सकता। पार्ट 2 के अंदर चैट ऑफ करके मैं पढ़ाऊंगा बहुत डिटेल के अंदर, चल जाएगा? पार्ट 2 ओपन कर लेंगे, एक्स्ट्रा लेक्चर अपन संडे को ले लेंगे, चलेगा? कोई दिक्कत नहीं।
अरे यार मेरे को मजा नहीं आ रहा, मैं क्लियरली बोलूं, मेरे को जो अंदर से नहीं आता तो मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करता किसी भी चीज के साथ, मेरे को अंदर से वो फील नहीं आ रहा, बिकॉज ये जो चीजें कर रहे हो ना, कुछ बच्चे कर रहे हो, उससे अंदर से फील नहीं हो रहा है। क्लियर है ना? तो अपन पार्ट 2 के अंदर इसको डिटेल में पढ़ेंगे, बिकॉज देखो बहुत सारी चीजें यार छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में। ये देखो, अफजल खां के बारे में पढ़ना है, मेरा फेवरेट चैप्टर पढ़ेंगे अपन अफजल खां के बारे में। अपन पढ़ेंगे यहां पर सिंधीज ऑफ जंजीर, जंजीरा फोर्ट देखा है? अरे भाई साहब बड़े खतरनाक लोग हैं ये, घुसते मराठास के एरिया में, लड़कियां उठा के ले जाते हैं इस फोर्ट में। हाँ, अफ्रीकन से साहब लड़कियां उठा के ले जाएंगे, महिलाओं को उठा के ले जाएंगे, और यहां पर आप आ नहीं सकते बिकॉज पानी के अंदर ये था। खतरनाक कहानियां इनकी, इनको हराएंगे छत्रपति शिवाजी महाराज। इसके अलावा आप देखो भाई साहब, एक एपिसोड है शाइस्ता खां का, ये औरंगजेब का मामा है, इसकी 4 उंगलियां काट देंगे छत्रपति शिवाजी महाराज। हाँ जी, 4 उंगलियां काट देंगे। खतरनाक स्टोरी है, बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब इसमें बताओ मजा आएगा इसको सुनने में। इसके बाद आप देखो पुरंदर को लूटेंगे, तो बहुत सारी चीजें हैं यार, पर वही चीजें हैं। फिर देखो ये वाला सीन, सबसे बेहतरीन सीन, छत्रपति शिवाजी महाराज औरंगजेब के दरबार में जाएंगे और पीठ दिखा के वापस आ जाएंगे, औरंगजेब करवा लेगा कैद। फिर क्या करेंगे वो, ये देखो संभाजी महाराज ये रहे छोटे से। उसके बाद क्या करेगा, औरंगजेब को चकमा देके फलों की टोकरियों में निकलेंगे छत्रपति शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज। बड़ी अच्छी अच्छी कहानियां है, और मैं वेस्ट नहीं करना चाहता आज के तुम लोग जो कर रहे हो। हम तानाजी मालुसरे के बारे में पढ़ेंगे, ये कौन है? हाँ जी, रियल में जानवर के बारे में बात करेंगे। रियल में था, गढ़ आला पर सिंह गेला, कि भैया गढ़ तो मिल गया पर सिंह मेरा चला गया, मां जीजाबाई ने बात कही थी। तो तुम लोग इसको लाइटली ले रहे हो बहुत ज्यादा, क्योंकि पढ़ने में बहुत सारी चीजें यहां पर है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद हम बात करेंगे भारत माता के दूसरे वीर सपूत के बारे में। कौन है? छत्रपति संभाजी महाराज। अपने शासन काल में 210 युद्ध करे, एक भी नहीं हारे। ये रियल पिक्चर कहा जाता है इनका, शेर से वास्तविकता में लड़े थे वो। ये देखो, ये लिटरली पिक्चर्स हैं। हम बात करेंगे कैसे उनको मारा गया औरंगजेब के द्वारा, बहुत डिटेल के अंदर हम बात करेंगे। कवि कलश वास्तविकता के अंदर थे, वास्तविकता में चीजें क्या है वो पढ़ना जरूरी है आपको, है ना? तो देखो, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा टाइम में फालतू आज तुम जो कर रहे हो वो इतना हो नहीं पा रहा है यार तुम लोग। तानाजी, हाँ, पूरा पढ़ना पड़ेगा उनके बारे में, सही बात है। तानाजी मालुसरे के बारे में, दोस्त थे छत्रपति शिवाजी महाराज के, 2 किस्से बहुत प्यारे उनके, मतलब एक लगता है ना कि यार 2 किस्से बहुत प्यारे, पढ़ेंगे उनके बारे में। चलो कोई दिक्कत नहीं, अभी अपन टेस्ट, अभी एक काम करते हैं, समय मिल ही गया है तो एक काम कर लिया जाए, हमारे पास थोड़ा टाइम है तो क्यों ना तुम्हारा टेस्ट लिया जाए 10 क्वेश्चन का। देखो क्लास तो मैं छोड़ूंगा नहीं, टॉपिक में वापस पढ़ाऊंगा इसको, शुरुआत से फिर करेंगे अपन उसी एनर्जी के साथ, बिकॉज अभी आज थोड़ा सा हरकतें जो है वो ठीक नहीं थी, बट मैं चाहता हूं कि टेस्ट तो ले लिया जाए। देखो मैं तुम्हारे साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता, मुझे नहीं पता कि अगली बार तुमको कोई ये पढ़ाएगा कि नहीं पढ़ाएगा। तुम शायद पहली बार इस सारी चीजों के बारे में जानोगे, तो बिना किसी फॉल्ट के जानो तो ज्यादा बेहतर है। टेस्ट ले लूं तुम्हारा 10 क्वेश्चंस का? रेडी फॉर द टेस्ट? रेडी? लेजर्ड है वो, कौन सी लेजर्ड है? कोमोडो ड्रैगन है क्या? कोमोडो है कि मॉनिटर है? हाँ, गोएरा है, क्या है? बात करेंगे, सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। चलो पहला सवाल, रेडी हो? वास्तविकता में रेडी हो कि नहीं हो, है ना? चलिए 1 मिनट देना बेटा, पानी पी लो थोड़ा सा। हाँ जी, सवाल के लिए 10 क्वेश्चन के लिए रेडी हो जाओ बेटा। सवाल तो पूछूंगा मैं, क्लास खत्म नहीं करूंगा बिकॉज मुझे पढ़ाना है तुमको। रेडी? चलो, गोयरा था, अच्छा चलो देखते हैं, समझते साहब गोयरा था कि क्या था। ओके, लास्ट हमने कहां तक कर लिया? औरंगजेब के बारे में कर लिया था ना। हाँ चलो, सवाल है, बेसिक से सवाल है। औरंगजेब ने दक्खन में कितने साल गुजारे थे? औरंगजेब ने अपने जीवन के कितने साल दक्खन में गुजारे, बताइए। औरंगजेब ने अपने जीवन के कितने साल दक्खन में गुजारे हैं? बेसिक सवाल है, आसान है, हाँ आसान है।
अरे क्लियर ही तो लिखा है 25, 27, 23, 28, और कितना क्लियर लिखूं? इससे क्लियर क्या होता है भाई? इससे क्लियर कुछ नहीं हो सकता भैया। चलिए, ऑप्शन नंबर बी इज दी राइट आंसर, 27 बिल्कुल सही जवाब है। अब अगला सवाल थोड़ा मुश्किल हो सकता है कुछ बच्चों के लिए। ओके, पहले ऑप्शन लिख दूं, उसके बाद सवाल पूछूंगा। इनमें से किस बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था? सवाल पूछा एंडी ने, ये प्रीवाई क्यों है आपका। किस बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है? याद रखिएगा, जिंदा पीर किसे कहा जाता है? इनमें से किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था? जिंदा पीर के बारे में बात कर रहे हैं। जिंदा पीर, जी हां, इनमें से किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था? सुनिएगा ध्यान से, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, काफी इंपॉर्टेंट यहां पर है। इनमें से किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था? सोचिए जरा, जिंदा पीर किसे कहते हैं? अच्छा, रेड लाइट था ना, अच्छा रेड कलर लाइट था, हाँ ठीक है, बोल दिया करो ऐसा, ठीक है। भाई ओम, जन्मदिन के दिन यार तुम डांट खा रहे हो, मत करो ऐसा यार। जिंदा पीर किसे कहा जाता था? इनमें से कौन से बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है? किसे जिंदा पीर कहा जाता है? सवाल है ना। हाँ जी, कौन था? यस, हम सब जानते हैं इसके बारे में, दैट इज दी औरंगजेब आलमगीर। नोट करिएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज दी राइट आंसर। 60.54। अब एक सवाल इसी से पूछ रहा हूं, इसी स्लाइड से एक सवाल और पूछ रहा हूं, ये भी पीवाई क्यों है आपका। मुगल सत्ता का, सुनिएगा ध्यान से, मुगल सत्ता का पेंटिंग का एरा किसे कहा जाता है? पेंटिंग में मुगल काल जैनिथ पे किसके टाइम पर था? पेंटिंग्स में भैया जैनिथ पे था इसके टाइम पर, पेंटिंग बहुत बढ़िया करवाई इसने। पेंटिंग में मुगल एरा किसके समय पर जैनिथ पे था? जैनिथ मतलब एपेक्स के ऊपर था। पेंटिंग में किसके समय पर मुगल एरा एपेक्स पे था? पेंटिंग के बारे में हम बात कर रहे हैं, बताओ, पेंटिंग के बारे में बात कर रहे हैं बच्चा। पेंटिंग में किसके टाइम पर एपेक्स पे? एपेक्स समझते हो ना? हाँ जी, सबसे ऊपर है। याद रखना, इसका आंसर भी है ऑप्शन नंबर बी, जहांगीर। नोट करिएगा, जहांगीर को कहा जाता है, यस, जहांगीर वॉज द पर्सन जिसके बारे में कहा जाता है कि सब मुगल एरा का पेंटिंग दौर इसी के टाइम पर सबसे आगे था। अब एक सवाल और है, सुनिएगा ध्यान से, आसान सवाल, नॉट दैट मच डिफिकल्ट। औरंगजेब अरे मेरी राइटिंग सही इसलिए नहीं आती, जब मैं गिरा था ना तो मेरी यहाँ की हड्डी वड्डी ये भी टूट गई थी, ये भी टूट गई थी, तो थोड़ा सा लिखने में इशू आता है, इसलिए थोड़ा सा, इसलिए मैं देखना होगा कैपिटल में लिखता हूँ, करसिव में लिखना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है ना। चलिए, इसके बाद हम बनेंगे शाहजहां। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जहांगीर। मुझे एक बात बताओ, सवाल सुनिएगा ध्यान से, भारत में मनसबदारी की शुरुआत किसने करी? मनसबदारी की शुरुआत भारत में इनमें से किसने करी है? मनसबदारी की प्रथा, मनसबदारी के बारे में बात कर रहे हैं, मनसबदारी की शुरुआत किसने करी है? मनसबदारी की प्रथा की शुरुआत भारत में करने वाला सम्राट कौन है? याद रखिएगा। हाँ जी बताओ, वेरी इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब। याद रखना, मनसबदारी की शुरुआत करी अकबर ने, 20 दी राइट आंसर। ये भी पीवाई क्यों तुम्हारा, देखो इतने आसान पीवाई क्यों जाते हैं एनडी में। अब एक सवाल और बता दो भैया, बैटल ऑफ खानवा का ईयर क्या था? किस साल बैटल ऑफ खानवा हुई है? 15, 25, 15, 26, 15, 27
या 1528? बैटल ऑफ खानवा किस साल हुई बच्चा? खानवा का युद्ध के बारे में बात कर रहे हैं। किस साल बैटल ऑफ खानवा हुई है? खानवा का युद्ध भारत में किस समय हुआ है? बैटल ऑफ खानवा किस समय पर हुई है बताइए। खानवा के युद्ध के बारे में बात कर रहे हैं। बैटल ऑफ खानवा इनमें से किस समय पर हुई थी? बैटल ऑफ खानवा के बारे में बात कर रहे हैं। खानवा का युद्ध किस ईयर हुआ है? याद आ गया? बिल्कुल सही जवाब। दैट इज द 1526, नहीं, इट्स 1527। सी इज द राइट आंसर। ठीक है बच्चा, ठीक है। कितने परसेंट? 73.83। देखते हैं भैया कितने परसेंट। 4 सवाल पूछे, 4 का जवाब किसने दिया? 5। अरे भाई 5 में से 5 वाले बहुत सारे हैं यार, मतलब तैयारी बढ़िया चल रही तुम्हारी। ठीक है चलो, बहुत बढ़िया। अब एक सवाल, मेरे को एक छोटा सा, मैं तुमसे कुछ सवाल पूछ रहा हूं, उस सवाल का जवाब मुझे सही तरीके से देना। मेरे को एक बात बताओ, मराठा पार्ट 2 तुमको लाइव में लूं या रिकॉर्डेड लूं? लाइव या रिकॉर्डेड क्या चाहिए? देखो क्लियरली बोलूं, अगर लाइव भी लिया तो मैंने कमेंट्स ऑन में नहीं करने वाला। तो मराठास का जो पार्ट 2 लेक्चर है वो तुमको लाइव में चाहिए कि रिकॉर्डेड में चाहिए? क्लियरली मेरे को बता दो। 2 ऑप्शंस दे रहा हूं मैं, लाइव या रिकॉर्डेड। ऑप्शन नंबर ए लाइव है, बी रिकॉर्डेड है। मेरे को बताओ, पोल के अंदर पूछ रहा हूं मैं तुमसे, लाइव लेना है कि रिकॉर्डेड लूं? बता दो। मैं दोनों के लिए रेडी हूं। व्हाट यू रियली वांट, लाइव लूं कि रिकॉर्डेड लूं? बता दो मेरे को, क्योंकि फिर मैं वो लंबा लूंगा, फिर मैं कहानियां सुनाऊंगा उसमें ज्यादा। तो मैं तुमसे क्लियरली बोल रहा हूं कि तुमसे बात में कर नहीं पाऊंगा। चैट शायद ऑफ रख दूं मैं। ठीक है, देख लिया मैंने तुम्हारा समय भी। बच्चा बोल रहा है लाइव, मेरी इच्छा लाइव की, तुम्हारी इच्छा लाइव की है क्या? अरे भैया 81 पॉइंट, ठीक है भैया लाइव ले लेंगे। ठीक है, तो अपन मराठास के बारे में और आगे पढ़ेंगे। लेक्चर 2 भी रहने वाला है, बिकॉज आई डोंट वांट कि मैं तुमको कम पढ़ा के चला जाऊं, तो मैं अच्छे से पढ़ाऊंगा। लाइव ही लूंगा, लाइव में ज्यादा मजा आता है। लाइव ही लेंगे अपन, बढ़िया पढ़ेंगे, जोश के साथ पढ़ेंगे। ठीक है बच्चा, चलो ध्यान रखो अपना, और लाइव ही लेता हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं। मैं लाइव ही लूंगा, लाइव ही लूंगा मैं, लाइव ही पढ़ेंगे, उसको मजा आएगा यार। रिकॉर्डेड में क्या है, फिर वो एनर्जी नहीं बनती, लगता है कि यार ठीक है पढ़ा ही रहे हैं तो अपन पढ़ेंगे। हाँ बिल्कुल, चलिए ठीक है बेटा, ध्यान